जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मराज कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीएस से प्रारंभ जीएस विद धर्म में आपका स्वागत करता हूं। और अपने बिहार पुलिस स्पेशल पीवाईक्यू सीरीज में दोस्तों हम लोग आज करेंगे आधुनिक भारतीय इतिहास का जितना भी पीवाईक्यू दोस्तों आज तक बिहार पुलिस बिहार दरोगा के अंतर्गत पूछे गए उस सभी को हम लोग इसमें देखेंगे और टॉपिक वाइज दोस्तों देखेंगे कौन कौन से प्रश्न बने हैं, कौन कौन से प्रश्न बनने की संभावना है। इससे पहले दोस्तों हम लोग आपको जीएस का निचोड़ हम लोग आधुनिक भारतीय इतिहास कर चुके थे, उसमें आपका लगभग 3 पार्ट है, तो जाकर के देख लीजिएगा, उससे भी आपको बेनिफिट होगा। और जो बच्चे हमारे चैनल से नए जुड़े हैं दोस्तों उनको बता देना चाहते हैं कि अगर आप बिहार सरकार के अंतर्गत कोई भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको पता है कि वहाँ पर दोस्तों जीएस का क्या रहता है, अधिकता रहता है। जीएस का जो प्रतिशत रहता है कोई भी एग्जाम में ज़्यादा रहता है। तो आप अपने जीएस को दोस्तों मजबूत करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर आपको बेसिक जीएस दोस्तों हम पढ़ाएंगे और आपको हम जो पढ़ाएंगे दोस्तों तो वो आपको 50-50% पर हमारा थ्योरी चलता है। मतलब पहला जो आपका हम बेसिक करवाएंगे आपका उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाएंगे तो वहाँ पर 50% सिलेबस कवर होता है और बाकी 50% दोस्तों आपका क्या होता है पीवाईक्यू करने के बाद होता है। इतना करने के बाद दोस्तों आपको अपने आप अंदर में आत्मविश्वास रखता है कि हाँ आप कुछ कर सकते हैं। तो अभी दोस्तों हम लोग का बिहार पुलिस स्पेशल चल रहा है, मतलब कि बिहार पुलिस के एग्जाम को लेकर के हम लोग अलग से क्लास चला रहे हैं। तो इस पर यही एग्जाम खत्म होने के बाद हम लोग अपना पूरा जो हमारा पहले जो चलता आ रहा था उसी पर हम लोग काम करेंगे। तो अभी दोस्तों हम लोग आधुनिक भारतीय इतिहास का क्लास देखेंगे। इसमें हम लोग जितना भी पीवाईक्यू बना है लगभग इसमें लगभग 250 क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। ये क्लास देखने के बाद दोस्तों आपको आधुनिक भारतीय इतिहास जितने प्रश्न आएंगे वो आपसे छूटने वाले नहीं है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना आज का क्लास। आज का हमारा पहला क्लास है, हम लोग बताएं कि आपको टॉपिक वाइज सब्जेक्ट पर पढ़ाएंगे। तो हमारा पहला है कि भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन, इससे कौन कौन से प्रश्न आज तक आए हैं उसको देखेंगे। तो पहला प्रश्न है कि सर्वप्रथम यूरोपीय व्यापारी जो हिंद चीन में आए थे। हिंद चीन मतलब दोस्तों आप पढ़े होंगे हिंद चीन में राष्ट्रवाद के बारे में, मतलब कि कुछ हमारा हिस्सा हिंदुस्तान का कुछ चीन का जो है आपका ऐसे हिंद चीन के अंतर्गत आपके लाओस, कंबोडिया और वियतनाम का दोस्तों नाम लिया जाता है। तो हिंद में मतलब हिंदुस्तान में या चीन की बात करें वहाँ पर सबसे पहले आने वाला दोस्तों पुर्तगाली थे। कौन थे? पुर्तगाली थे, याद रखिएगा। अगर बोल देंगे भारत में चीन में आने वाला पहला कौन यूरोपीय था तो वो पुर्तगाली थे, इसकी बात भी याद रखिएगा। बाकी आपको बताएं हिंद चीन में कौन आते हैं, तो हिंद चीन का वियतनाम, लाओस, कंबोडिया दोस्तों ये सब आते हैं। बाकी इसको भी हिंद चीन के अंतर्गत ही क्षेत्र के अंतर्गत माना जाता है। भारत में व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय कंपनी ने स्थापित किया था? पुर्तगाली। वास्को डी गामा के बारे में पता होगा आपको, 1498 में दोस्तों आया था। 15 मई 1498 को आया था, ये भी ध्यान दीजिएगा, कालीकट बंदरगाह पर दोस्तों। आगे हम लोग आते हैं, आगे है कि यूरोपीय मतलब पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था? तो गोवा पर अधिकार दोस्तों ये 1510 में किए थे। 1510 में गोवा पर अधिकार किए थे, जब द्वितीय गवर्नर जनरल बन करके आते हैं पुर्तगालियों का भारत में कौन? अल्बुकर्क। वो क्या करता है दोस्तों 1510 में जो गोवा के शासक रहते हैं, बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल था दोस्तों, उससे क्या करते हैं गोवा को दोस्तों छीन लेते हैं, गोवा को छीन लेते हैं, इसको भी ध्यान दीजिएगा। आगे है कि भारत में पुर्तगाली उपनिवेश की राजधानी गोवा को बनाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? दोस्तों ये अनऑफिशियली बोल सकते हैं एक, लेकिन इसको मतलब पूरी तरह से बनाने का काम किया था नीनो डे क्यूना, लेकिन यहाँ पर गोवा को विजिट किया था कौन? अल्बुकर्क दोस्तों, उसने राजधानी के तौर पर इसको काम इसमें किया था दोस्तों। आगे है कि भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था? तो अल्मीडा। अल्मीडा। जब भारत में दोस्तों पुर्तगालियों का व्यापारिक संबंध अच्छा होता है तो उनको लगने लगता है क्या कि भारत में अपनी क्या करेंगे, अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए क्या करता है वो अपना मतलब भारत में ये इसकी दिमाग में इच्छा नहीं रहती है कि हम भारत में क्या करें अपनी सत्ता स्थापित करेंगे। उद्देश्य तो बस यही रहता है कि क्या करेंगे अपने भारत में व्यापारिक जो कार्य कर रहे हैं उसका संचालन ठीक तरीके से करने के लिए तो ये क्या करते थे अपना एक गवर्नर जनरल भेजते थे, पुर्तगाली गवर्नर जनरल भेजते थे। तो पहला कौन था दोस्तों? पहला आपका था ये अल्मीडा, फ्रांसिस डी अल्मीडा, याद रखिएगा। 1505 से लेकर 1509 तक रहता था, उसके बाद ही आपका अल्बुकर्क आता है, इसका भी नाम याद रखिएगा। आगे हम लोग आते हैं, इसमें एक फेमस क्वेश्चन आता है आपका कि ब्लू वाटर पॉलिसी, जो आप हिंद महासागर देख रहे हैं दोस्तों, वहाँ पर क्या किया था? ब्लू वाटर पॉलिसी मतलब लागू किया था, शांत जल की नीति। मतलब वहाँ से कोई भी हिंद महासागर से कोई जहाज गुजरता है तो ये क्या करना पड़ेगा? पुर्तगालियों को दोस्तों टैक्स देना पड़ेगा, इसको भी ध्यान रखना है। अगर पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक का नाम ले तो अल्बुकर्क का नाम लीजिएगा। आगे है कि कौन भारत आने वाला पहले अंग्रेज जहाज था? भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज दोस्तों आपका रेड ड्रैगन था। कौन था? रेड ड्रैगन, इसको ध्यान रखिएगा। बाकी आपका 1608 में जो आपका कैप्टन हॉकिंस आया था जहांगीर के दरबार में, तो ये भी दोस्तों आप कभी कभी प्रश्न करता है कौन सा जहाज से आया था? उसके जहाज का नाम था दोस्तों हेक्टर। क्या नाम था उसका? हेक्टर नाम था। और ये कहाँ पर आया था दोस्तों? ये सूरत बंदरगाह, जो गुजरात देख रहे हैं तो गुजरात में सूरत बंदरगाह है, तो यहाँ पर ये उतरा था व्यापारिक, सूरत में व्यापार कोठी स्थापित करने के लिए दोस्तों क्या था? ये जहांगीर के दरबार में दोस्तों आया था कैप्टन हॉकिंस। आगे है कि वास्को डी गामा भारत की खोज कब की थी? भारत की खोज नहीं किया तो भारत आने का समुद्री मार्ग का खोज किया था, याद रखिएगा। भारत कोई बच्चा नहीं था भुला गया हो। ये 1498 से खोज किया था, 17 मई 1498, कहीं कहीं आपको 20 लिखा रहेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। 17-20 दोनों याद रखिएगा, अपने ऑप्शन के हिसाब से आंसर दीजिएगा। ये कालीकट बंदरगाह पर दोस्तों उतरा था, ये भी याद रखिएगा। केरल का कालीकट बंदरगाह, जहाँ का राजा कौन था? जमोरिन, इसका भव्य स्वागत किया था। वास्को डी गामा
यात्री था। कहाँ का था यात्री? तो दोस्तों ये आपका पुर्तगाल का यात्री था। कहाँ का था? पुर्तगाल का। अब आते हैं मराठों का उदय के बारे में कुछ कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। तो औरंगजेब की मृत्यु कब होती है? 1707 में सर औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद उस समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किसके पास था? ताराबाई के पास। क्योंकि मराठा जो ताराबाई है, इनसे पहले एक दोस्तों साहू जी नाम करके मराठा थे, लेकिन इनको क्या किया था? इसको औरंगजेब क्या कहता? कैद कर लिया था। लेकिन दोस्तों ये जब भी जैसे मतलब कि औरंगजेब की मृत्यु होती है तो उसके बाद जो बहादुर शाह जफर, मतलब प्रथम, जफर की बात नहीं करें, बहादुर शाह प्रथम बनते हैं अगला मुगल शासक दोस्तों, तो क्या करते हैं? साहू जी को दोस्तों कर देते हैं रिहा करने के बाद साहू जी 1708 में याद रखेगा, खेड़ा क्या लड़ते हैं युद्ध किससे? तो ताराबाई को दोस्तों। इसमें ताराबाई को क्या करते हैं? पराजित करते हैं और मराठा साम्राज्य की गद्दी पर दोस्तों बैठ जाते हैं। साहू जी का नाम याद रखिएगा। आगे हम लोग आते हैं। आगे हमारा है कि शिवाजी को किसने कैद कर लिया था? शिवाजी को दोस्तों कैद करने वाला कौन था? तो कैद करने वाला औरंगजेब था। क्योंकि याद रखिएगा शिवाजी का जो ज़्यादातर जो मतलब कि जो मुख्य प्रतिद्वंदी थे दोस्तों कौन था? औरंगजेब था। औरंगजेब को सबसे ज़्यादा परेशान करने वाले कौन थे? वो शिवाजी थे दोस्तों। इसको भी ध्यान रखिएगा। बाकी 1665 दोस्तों पुरंदर फंदी याद रखिएगा, शिवाजी और जयसिंह के बीच में हुआ था। जयसिंह कौन था? औरंगजेब का सेनापति दोस्तों था। आगे हम लोग आते हैं कि शिवाजी से संबंधित घटनाओं को सही क्रम में सजाइए। मतलब शिवाजी के बारे में बताना है आपको, पहले कौन सा हुआ था। तो यहाँ पर बताना है आपको, जो ये देख रहे हैं पुरंदर दुर्ग का विजय दोस्तों सबसे पहले शिवाजी ने यहाँ पर किया था। राज्याभिषेक इनका 1674 में होता है, रायगढ़ में होता है 1674 में, इसको भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद दोस्तों सूरत की लूटमार करते हैं, 2 बार लूटमार करते हैं। एक बार 1665-66 में करते हैं, एक बार 1671 में करते हैं। और लास्ट आपका इनका आक्रमण होता है 1677 में दोस्तों, आपका कहाँ? कर्नाटक आक्रमण। तो इस तरह से सजा लीजिएगा। तो 4 हो जाएगा, उसके बाद आपका ये 2 हो जाएगा, फिर आपका राज्याभिषेक हो जाएगा 1674 में, लास्ट में हो जाएगा ये। तो ऑप्शन क्या होगा आपका? ऑप्शन हो जाएगा बी। इसको ध्यान दीजिएगा। आगे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया है तो इसको देख लीजिएगा। मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? तो जहाँ पर इनका राज्याभिषेक होता है रायगढ़। कहाँ था इनका? रायगढ़। राज्याभिषेक कब होता है? तो 1674 में इनका राज्याभिषेक होता है और 1680 में दोस्तों इनकी मृत्यु हो जाती है। 1680 में इनकी मृत्यु हो जाती है किनकी? शिवाजी की। इसको भी ध्यान दीजिएगा। आगे है कि निम्नलिखित में कैसे पेशवाओं में नाना साहिब, मतलब नाना साहिब किस पेशवा को हम लोग कहते थे दोस्तों? तो ये बालाजी बाजीराव थे दोस्तों, उनको ये नाना साहिब की उपाधि दोस्तों मिली हुई थी, इनको लोकप्रिय नाम था इनका। आगे हम लोग पढ़ते हैं स्वतंत्र राष्ट्रकुल, जिससे मैसूर, बंगाल और पंजाब से कौन कौन से प्रश्न आए हैं उसको देखते हैं। 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा कौन बना था? 1799 में दोस्तों क्या होता है आपका? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, जिसमें क्या होता है? टीपू सुल्तान युद्ध स्थल पे दोस्तों मतलब वीरगति प्राप्त करता है। उसके बाद जो लॉर्ड वेलेस्ली था, मतलब अंग्रेज थे दोस्तों, उसने क्या किया? फिर से मैसूर में दोस्तों वाडियार वंश की स्थापना किया। और वाडियार वंश के दोस्तों अल्प आयु के पुत्र थे, मतलब कि एक राजा थे जिसका नाम था कृष्ण राज तृतीय। इसको क्या करता है दोस्तों? राजा बनाता है कौन? लॉर्ड वेलेस्ली, याद रखिएगा। आगे है कि मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? तो मुंगेर दोस्तों आपका राजधानी था किसका? तो मीर कासिम का। किसका था? मीर कासिम। जब ये मीर कासिम क्या करता है, जब अंग्रेज इनको बनाते हैं बंगाल का नाम दोस्तों, तो पहला काम करता है कि ये अपनी राजधानी क्या करता है? राजधानी को बदलता है। पहले राजधानी क्या था? तो पहले राजधानी था दोस्तों मुर्शिदाबाद, मतलब पहला था ढाका से पहले फिर कहाँ गया? मुर्शिदाबाद कौन ले गया? तो मुर्शिद कुली खान ले गया मुर्शिदाबाद से कौन ले गया? मुंगेर। तो मुंगेर ले गया आपका मीर कासिम, याद रखिएगा, जो आपका मीर जाफर का दोस्तों दामाद था। इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग आते हैं कि मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ ले गई? तो मुंगेर दोस्तों स्थानांतरित की थी, क्योंकि उनको पता था अंग्रेजों के चाल के बारे में। आगे है कि बक्सर का युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो बक्सर का युद्ध दोस्तों मीर कासिम हो गया, शुजाउद्दौला हो गया, और अवध के नवाब हो गए शुजाउद्दौला, और आपके मुगल शासक हो गए शाह आलम द्वितीय, इनकी संयुक्त सेना और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। तो यहाँ पर आपको दिया सिर्फ मीर कासिम और अंग्रेज। 1764 में हुआ था, इसको भी याद रखिएगा। कभी कभी डेट पूछता है, 22 अक्टूबर 1764 प्लासी का युद्ध बोलेगा। तो अंग्रेज और शुजाउद्दौला के बीच में हुआ था कब? 23 जून 1757 को दोस्तों। आगे है कि अंग्रेजों का सुनहरा फरमान कब प्राप्त किया था? तो दोस्तों गोलकुंडा के शासक थे दोस्तों, उन्होंने क्या किया था? 1632 में इनको सुनहरा फरमान दिया था 500 पैगोडा में दोस्तों व्यापार करने के लिए, कि आप यहाँ पर व्यापार आराम से कीजिए। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। 1632 में बता दिए 500 पैगोडा सालाना कर पर दोस्तों ये क्या कहते हैं? अंग्रेजों के व्यापार करने के लिए बंदरगाह दे दिए थे, आप स्वतंत्र वहाँ पर जो करना है कीजिए, बस हमें 500 पैगोडा वार्षिक कर के रूप में दीजिएगा। आगे है कि अलीनगर की फंदी। तो अलीनगर की फंदी फैले कब होता है? तो ये 9 फरवरी आपका 1755 में होता है। 1755 को दोस्तों ये आपका होता है, किसके बीच में होता है? तो सिराजुद्दौला और अंग्रेज के बीच में दोस्तों ये संधि होता है, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच में दोस्तों ये आपका होता है। इसको भी ध्यान दीजिएगा। ये जो आपका ये घटना जो घटता है ब्लैक हॉल की घटना, उसके बाद ये संधि होती है, इसको ध्यान दीजिएगा। आगे है कि किस आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजी फौज ने टीपू सुल्तान को मारा? तो चौथा
चौथा जो फतरफ निर्णय में होता है, दूसरा में इनके पिताजी मरे थे टीपू सुल्तान के, हैदर अली, और चौथा में दोस्तों इनकी मृत्यु होती है। आगे हम लोग आते हैं कि अवध के ब्रिटिश साम्राज्य में मिलने के समय अवध के नवाब कौन थे, तो वाजिद अली शाह। अवध के बारे में याद रखिएगा, अवध को मिलाने वाला कौन था, गवर्नर। तो दोस्तों ये डलहौजी था, जो 1856 में क्या करता है, कुशासन का आरोप लगा करके अवध को दोस्तों क्या करता है, अपने ब्रिटिश साम्राज्य से मिला लेता है। इसको भी याद रखिएगा, कभी कभी प्रश्न इससे बन जाता है। आगे हमारा है कि प्लासी के युद्ध निम्नलिखित में किस जगह पर लड़ा गया था। दोस्तों ये प्लासी अब कहाँ है ये पूछ रहा है, तो ये बंगाल में, कहाँ पर है, बंगाल में प्लासी का युद्ध है, मतलब प्लासी है जगह, प्लासी का मैदान, वहीं पर दोस्तों युद्ध हुआ था 1755 में, 23 जून 1755 में हुआ था, याद रखना है आपको। किस ब्रिटिश जनरल ने पोर्टो नोवा का में हैदर अली को हराया था। हैदर अली जो मैं कहा था मैसूर का जो शासक था, ये पोर्टो नोवा का युद्ध दोस्तों क्या होता है, 1782 में होता है, 1782 में होता है, जिसमें क्या होता है, ये चार्ल्स आयरकुट जो होते हैं लड़ते हैं अंग्रेज की तरफ से। इसमें क्या होता है कि इसमें इनकी पराजय होती है, किसकी दोस्तों, हैदर अली की। पराजय दोस्तों ऐसे नहीं होता है, क्योंकि मराठे और आपके जो निजाम थे क्या करते हैं, इनको देते हैं धोखा देने के कारण, मतलब पहले रहते हैं इन्हीं की सेना में रहते हैं, मतलब इन्हीं की तरफ इन्हीं के फाइट रहते हैं, लेकिन यहाँ धोखा मिलने के कारण दोस्तों क्या होता है, ये हो जाते हैं पराजित। अब पराजित होने के कारण दोस्तों सदमे में क्या होता है, सदमे के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है, ये भी ध्यान रखिएगा, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में। आगे है कि टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी। टीपू सुल्तान की राजधानी दोस्तों आपका श्रीरंगपट्टनम था। कहाँ था, श्रीरंगपट्टनम, इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग आते हैं, कुछ बातें याद है टीपू सुल्तान के बारे में दोस्तों, जो ये कि जो फ्रांस में जैकोबिन क्लब था दोस्तों, उसके सदस्य था, ये भी याद रखिएगा। जैकोबिन क्लब जो बना था आपका फ्रांस में, तो उसका सदस्य अगर पूछ देगा कौन था दोस्तों, ये आपका ये टीपू सुल्तान, तो मैं तो कह सकता दोस्तों वो था। श्रीरंगपट्टनम की संधि कब होती है, तो 1792 में होती है। 1792 में क्या होता है, 90 से 92 आपका चलता है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, जिसमें क्या होता है, टीपू सुल्तान की हार होती है और लॉर्ड कॉर्नवालिस क्या करता है दोस्तों, इससे संधि करता है 1792 में, जो श्रीरंगपट्टनम की संधि के नाम से जाना जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। रोहिलखंड किस मुगल शासक की मृत्यु पश्चात स्वतंत्र राज्य बना था। तो रोहिलखंड दोस्तों औरंगजेब की मृत्यु के बाद दोस्तों ये स्वतंत्र राज्य बन गया था, क्योंकि बता दें आपको कि औरंगजेब जब तक दोस्तों था मुगल गद्दी पर बैठा हुआ था, मतलब जितने भी प्रांतीय शासक थे वो दोस्तों इनसे ये तो भयभीत थे, डरे हुए रहते थे। लेकिन जैसे इनकी मृत्यु होती है तो ऐसा कोई मुगल शासक गद्दी पर नहीं बैठता है जो क्या करे, उतने बड़े प्रांत को, मुगल शासक के प्रांतों को दोस्तों संभाल सके। इसलिए दोस्तों जब स्थिति कमजोर होती है, धीरे धीरे जितने भी मुगल प्रांत होते हैं जो मुगलों के अंतर्गत आते हैं, धीरे धीरे क्या करते हैं दोस्तों, वह स्वतंत्र होना शुरू कर देते हैं। आगे है कि बंगाल में द्वैध शासन किसने स्थापित किया था। तो बंगाल में द्वैध शासन बोला तो किसने किया था, क्लाइव ने किया था। कब से कब तक था दोस्तों, 1765 से लेकर के आपका 1772 तक बंगाल में क्या चलता है, द्वैध शासन चलता है दोस्तों। और इसको खत्म किसने किया था दो शासन को, तो वॉरेन हेस्टिंग, और क्या था, वॉरेन हेस्टिंग, दोनों याद रखिएगा, लाया कौन और खत्म किसने किया। आगे हम लोग आते हैं औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के बारे में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो इसमें दोस्तों हम लोग जानेंगे रैयतवाड़ी, महलवाड़ी और आपका अस्थाई बंदोबस्त। ये हम आपको थ्योरी पार्ट में करा चुके हैं, जो बच्चे नहीं देखे बता दिए कि जीएस का निचोड़ आपके पास बना हुआ है, प्लेलिस्ट वहाँ जाके देख लीजिए, कम समय में आपका अधिक तैयारी हो जाएगा। आगे हमारा है कि आर.एस. बर्ड, मतलब इन्हीं को मार्टिन बर्ड बोलते हैं, और जेम्स थॉमसन ने कौन सी दोस्तों भूव्याज व्यवस्था लागू की थी। तो दोस्तों ये महलवाड़ी व्यवस्था लागू किए थे। याद देखिएगा, तीन व्यवस्थाएं थी। अगर भारत की हम लोग बात करें तो ये अगर हम नक्शा अगर बनाते हैं आपको भारत का, तो ये वाला जो आपका पूर्वी इलाका जहाँ बंगाल है दोस्तों, यहाँ पर आपका स्थायी बंदोबस्त लागू था। यहाँ पर क्या था, आपका परमानेंट सेटलमेंट जो है आपका यहाँ पर दोस्तों लागू था। नीचे जब आइएगा यहाँ पर ये वाला एरिया में, ये वाला एरिया देख रहे हैं यहाँ पर आपका रैयतवाड़ी था। क्या था, मतलब मद्रास मुंबई में क्या था आपका रैयतवाड़ी। रैयत मतलब होता है किसान होता है। और जो उत्तरी भारत था आपका उत्तर प्रदेश पंजाब वाला इलाका, वहाँ था महालवाड़ी। क्या था, महालवाड़ी। इसको भी ध्यान देना है आपको। तो ये 3 भू राजस्व व्यवस्था थी किसकी, अंग्रेजों की दोस्तों। आगे हम लोग आते हैं, तो ये हम लोग जहाँ समझ गए, मार्टिन बर्ड दोस्तों लागू किया था इसको, मार्टिन बर्ड थॉमसन ने लागू किया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो दोस्तों 1600 में दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। उसमें मुगल शासक कौन था, तब अगर पूछ देगा तो अकबर थे, याद रखिएगा, क्योंकि अकबर का जो शासनकाल है वो 1556 से लेकर के आपका 1605 तक है। इसको भी याद रखना है आपको। आगे हम लोग आते हैं, कब स्थापित हुआ था, 31 दिसंबर आपका 1600 में जो स्थापित हुआ था। उस समय जो ब्रिटिश की रानी थी कौन थी, तो एलिजाबेथ प्रथम थी, ये ध्यान रखना है आपको। आगे है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को निम्नलिखित में से आरंभिक नारा क्या था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो आरंभिक नारा था दोस्तों, ये कभी नहीं सोचे थे कि हम भारत में जाकर क्या करेंगे, अपना राजनीतिक सत्ता स्थापित करेंगे। इनका पहले मुख्य काम क्या था दोस्तों, केवल और केवल व्यापार करना। क्या था, व्यापार करना। तो यहाँ पर तो दिया नहीं है, भूभाग नहीं दिया है, भूभाग नहीं व्यापार। क्या भूभाग नहीं व्यापार, मतलब कि हमें यहाँ पर क्या करना, अपनी सत्ता स्थापित नहीं करने, क्या करना, व्यापार करना है। क्या करना है, व्यापार करना है। स्टार्टिंग का था, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर रहे, स्थिति परिस्थिति को जाने, फिर उनको लगा कि हम यहाँ पर मतलब व्यापार के साथ साथ अपना सत्ता स्थापित कर सकते हैं। आगे है कि अंग्रेजी सरकार द्वारा किस ईस्वी में सूती वस्त्रों पर आयात कर हटा दिया गया था। दोस्तों 1881 में दोस्तों क्या हुआ था, इस प्रकार क्या करते हैं, आयात कर को हटा देते हैं।
आगे समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं के बारे में जानते हैं। तो गांधी जी द्वारा निम्न से कौन समाचार पत्र शुरू किया गया था? तो गांधी जी का संबंधित कौन समाचार पत्र है? तो आपका यंग इंडिया के बारे में जानते होंगे। यंग इंडिया हो गया, नवजीवन हो गया, इंडियन ओपिनियन हो गया। बाकी देखिए यहाँ पर लिखा है बहुत सारा उनके पुस्तक का नाम। आगे हम लोग आते हैं कि भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र प्रारंभ किसने किया था? तो ये जेम्स अगस्त हिक्की नाम था उनका। तो हिक्की याद रखिएगा, जिन्होंने सबसे पहले 1780 में शुरू किया था। क्या नाम था उसका? तो बंगाल गजट। क्या नाम था उसका? बंगाल गजट। इसको भी याद रखिएगा। किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र लिखा है दोस्तों? तो ये आप बता दिए, तो महात्मा गांधी का है इंडियन ओपिनियन। आगे हम लोग आते हैं। आगे हमारा है कि समाचार पत्र रस्त गुफ्तार, मतलब सच बताने वाला। रस्त गुफ्तार ये फारसी धर्म के लिए दोस्तों लिखा गया था। पारसी धर्म से का संबंध दोस्तों किसने लिखा था? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी क्योंकि दोस्तों क्या थे? पारसी से ही संबंधित है, याद रखिएगा इसको। आगे हम लोग आते हैं, कौन सुमेलित नहीं है? तो राजा राम मोहन संवाद कौमुदी, बिल्कुल सही है ये आपका। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये भी बिल्कुल सही है। सोम प्रकाश, मोतीलाल घोष दोस्तों ये बिल्कुल सही है। अमृत बाजार पत्रिका। एनी बेसेंट ये सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी दोस्तों किनका है? तो महात्मा जी के गुरु का नाम क्या था? तो गुरु जी का नाम क्या था उनका? तो गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये गोखले जी का पुस्तक का नाम है। तो ये एनी बेसेंट का नहीं। एनी बेसेंट का पुस्तक का नाम कॉमनवेल्थ है दोस्तों, और न्यू इंडिया, इसको याद रखिएगा। तो ये इनका नहीं है, तो आपका गलत हो जाएगा, ये याद रखिएगा। आगे हम लोग का है, देखिए यहाँ पर दिया है न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ क्या है? एनी बेसेंट के पुस्तक का नाम है। गोपाल कृष्ण गोखले जी के पुस्तक का नाम है सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी। आगे हम लोग आते हैं दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान। जब दक्षिण अफ्रीका गांधी जी प्रवास किए थे उसके दौरान महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका का प्रकाशन किया था दोस्तों? तो इंडियन ओपिनियन। क्या किया था? इंडियन ओपिनियन दोस्तों। आगे हम लोग आते हैं कि महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका शुरू की थी? तो महात्मा गांधी की पत्रिका का नाम है, तो यहाँ पर हरिजन। हरिजन पत्रिका तो देख रहे हैं दोस्तों, ये महात्मा गांधी जी की पत्रिका का नाम है। जब 1932 में क्या होता है भैया? 1932 में पूना पैक्ट होता है अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच में। कहाँ पर? यरबदा जेल में दोस्तों। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने अम्बेडकर जी को आश्वासन दिया कि हम भी क्या कर रहे हैं? हरिजनों के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। तो इसलिए दोस्तों 1932 में क्या करते हैं? हरिजन संघ की स्थापना करते हैं गांधी जी, और 1933 में हरिजन नामक साप्ताहिक पत्रिका का भी अनावरण करते हैं, मतलब निकालते हैं। आगे हम लोग आते हैं 1857 क्रांति के बारे में देखते हैं हम लोग। तो 1857 क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? तो ये आपके लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। ये प्रश्न हमेशा बार बार पूछता है, लॉर्ड कैनिंग क्या थे? तो भारत के जब प्रथम स्वतंत्र संग्राम था 1858 क्रांति, उसमें दोस्तों ये लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल थे। बाद में क्या होता है? 1858 का अधिनियम आता है क्रांति के बाद, तो ये भारत के प्रथम वायसराय के दोस्तों बनते हैं। इनका नाम याद रखना है आपको। आगे है कि दिल्ली में 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित कर दिया गया था? तो रगुन में दोस्तों निर्वासित कर दिया गया था। ये भी ध्यान रखिएगा, यहीं पर क्या होता है? इनकी मृत्यु हो जाती है रगुन में ही। आगे है कि 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह बिहार के किस क्षेत्र से नेतृत्व कर रहे थे? तो आरा से। आरा से जगदीशपुर के दोस्तों क्या थे? जमींदार थे, वहीं से दोस्तों अपना नेतृत्व कर रहे थे। बाद में इनका 26 अप्रैल 1858 में कहते हैं इनकी मृत्यु जो हो जाती है लड़ते लड़ते। 80 वर्ष की आयु रहती है उस समय इनकी, याद रखिएगा। एक बूढ़ा व्यक्ति बहुत ही जोड़ों पर दोस्तों क्या करता है? उनका सामना करता है। बिहार में 1857 क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो आपके कुंवर सिंह। किसने किए थे? बाबू वीर कुंवर सिंह। 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की थी दोस्तों? ये भड़की थी 10 मई को। कब भड़की थी? 10 मई को। कभी आपसे प्रश्न पूछे कि 1857 क्रांति कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो मेरठ से ही। उत्तर प्रदेश में जो मेरठ जिला है दोस्तों, वहीं से प्रारंभ हुआ था, याद रखिएगा। वहाँ पर क्या करते हैं सैनिक? वहाँ के जो शस्त्रागार होते हैं उनका लूटपाट करके दोस्तों चले जाते हैं दिल्ली की ओर। बहादुर शाह जफर के पास पहुँचते हैं, 12 मई को पहुँचते हैं, दिल्ली पर भी अधिकार कर लेते हैं और अपना नेता घोषित करते हैं बहादुर शाह जफर को कि आप हमारा नेतृत्व कीजिए। 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किसने लड़ते हुए वीरगति प्राप्त की दोस्तों? तो ये आपका झांसी की रानी लड़ते लड़ते दोस्तों क्या हुई थी? इनको वीरगति प्राप्त हुई। इसलिए हीरोज ने एक कथन कहा था कि ये जो महिला पड़ी हुई है ये एक मतलब यही एक स्वतंत्रता सेनानी है जो लड़ाई लड़ी है, इस तरह से कुछ उनका था। बाकी इंग्लैंड के बता दिए उस समय गवर्नर कौन थे आपके हमारे भारत के? तो लॉर्ड कैनिंग। कभी कभी प्रधानमंत्री का नाम पूछता है तो उसमें पामस्टन क्या थे? हमारे मतलब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, उनका नाम याद रखिएगा। बाकी कौन कौन से केंद्र से कौन कौन से नायक थे दोस्तों याद रखिएगा। दिल्ली से आपके बहादुर शाह जफर लड़ाई लड़ रहे थे, कानपुर से आपके नाना साहब, लखनऊ से बेगम हजरत महल, लखनऊ मतलब वही अवध की बात कर रहे हैं, इलाहाबाद से आपके लियाकत अली, जगदीशपुर से कुंवर सिंह, बरेली से दोस्तों खान बहादुर खां, अब फैजाबाद से आपके मौलवी अहमद उल्ला। आगे मंगल पांडे का संबंध किस इन्फेंट्री था दोस्तों? तो ये आपके 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से दोस्तों क्या थे? इनका संबंध था, ये भी याद रखिएगा, इनको ये ध्यान देना है। आगे मतलब ये घटना घटता है 29 मार्च को क्या करते हैं अपना ये जो इनके जो अधिकारी गण रहते हैं थॉमस बाग और एक और रहते हैं, उनका दिमाग से नाम निकल गया तो उनके क्या करते हैं गोली मार दोस्तों हत्या करते हैं। हत्या करने के कारण से क्या होता है इनको 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा दे दी जाती है। किस जोड़े का मिलान गलत है? तो रानी लक्ष्मीबाई आपका झांसी ठीक है,
नाना साहब आपके कानपुर ठीक है, हजरत महल लखनऊ ठीक है, लेकिन कुंवर सिंह कहाँ है दोस्तों? जगदीशपुर मतलब बिहार बोल सकते हैं, तो ये गलत है आपका। आगे हम लोग आते हैं 1857 के विद्रोह में क्रांतिकारियों के निशाने पर प्रमुख रूप से कौन थे दोस्तों? जमींदार थे। कौन थे? जमींदार थे। वो तो आपके थे ही अंग्रेज, लेकिन साथ साथ दोस्तों जमींदार भी क्या करते थे? बहुत ही अत्याचारी हो चुके थे, तो इनसे भी क्या थे? क्रांतिकारियों के मुख्य रूप से सामने आए हुए थे, ये ध्यान दीजिएगा। आगे है मतलब अंग्रेज, कुछ जमींदार अंग्रेजों के सपोर्ट में भी थे, या कुछ जमींदार क्या थे? अंग्रेजों के तरफ से भी थे। याद रखिएगा, दोनों चीज़ें थी, सभी जमींदार मतलब कि नहीं थे। निम्न से कौन सा युग्म सही नहीं है? कुंवर सिंह आपके बिहार सही है आपका, लक्ष्मीबाई झांसी ठीक है आपका, नाना साहब कानपुर है, ये आपका अवध नहीं, अवध से कौन है? बेगम हजरत महल। बाकी मौलवी अहमदुल्ला आपके फैजाबाद सही है। आगे हम लोग का है कि 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय क्रांति किसने घोषित किया? तो बेंजामिन डिजरेली दोस्तों एक विद्वान थे, इन्होंने क्या किया था? इनका मानना था कि 1857 की क्रांति थी एक राष्ट्रीय क्रांति थी। अलग अलग वक्तव्य आता है विद्वानों का, यहाँ पर कुछ कुछ है, जैसे वीर सावरकर कहते हैं क्या ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। एक आता है अपने ही आरसी मंजूमदार का, कहते हैं वो कि ना ये सैनिक विद्रोह था और ना ही ये क्या था? एक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था दोस्तों। बाकी अशोक मेहता का एक पुस्तक है ग्रेट रिवेलियन, इसमें भी इन्होंने राष्ट्रीय विद्रोह का नाम दिया था। जेम्स आउड्रम और टेलर दोस्तों कहते हैं, तथा जेबी माल्सन का कहना था कि हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था। इस तरह से दोस्तों अलग अलग वक्तव्य आता है इसको लेकर के। यहाँ पर मिलाना है कौन सम्मिलित नहीं है? कानपुर नाना साहब बिल्कुल सही है, लक्ष्मीबाई बिल्कुल सही है, झांसी, ग्वालियर तात्या टोपे, इलाहाबाद कुंवर सिंह। देखिए ये भी आपका क्या है? सही है, लेकिन इलाहाबाद कुंवर सिंह नहीं है, कहाँ है आपके? जगदीशपुर। हम लोग आते हैं आगे, सन 1857 की क्रांति कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो बता दिए थे, मेरठ से 10 मई को प्रारंभ हुआ था। आगे है किसान विद्रोह और किसान आंदोलन के बारे में। तो बारदोली सत्याग्रह के बारे में जाने को 1928 में होता है। कर को लेकर के, लगान को लेकर दोस्तों करते हैं कौन? सरदार वल्लभ पटेल। यहीं पर इनको मिलता है सरदार की उपाधि वहाँ की महिलाओं के द्वारा। आगे है कि बस्तर आंदोलन में किसकी मुख्य भूमिका है? तो बस्तर में दोस्तों आपका गुंडाधुर, ये बस्तर कहाँ? छत्तीसगढ़ में। क्या छत्तीसगढ़ में है? जनजातीय विद्रोह था दोस्तों एक। आगे हम लोग आते हैं सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन के बारे में पढ़ते हैं। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसने की मतलब कब की गई थी दोस्तों? तो 1887 में दोस्तों की गई थी। एमजी रनाडे, जो महाराष्ट्र का जो इलाका देख रहे हैं बम्बई का दोस्तों, वहाँ पर उन्होंने किया था। एमजी रनाडे और रघुनाथ राव दोनों ने मिलकर दोस्तों इसकी स्थापना की थी। बाद में ये कांग्रेस पार्टी में मिल जाते हैं। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिबा फुले ने की थी दोस्तों 1873 में। इसको भी ध्यान दीजिएगा। आगे शारदा अधिनियम का संबंधित क्या है? शारदा अधिनियम दोस्तों आपका बाल विवाह संबंधित है, जो इरविन के समय दोस्तों आया था 1929 में, जिसमें कहा गया था कि लड़कियों की शादी की उम्र 14 साल मिनिमम और लड़कों के लिए 18 वर्ष की याद था। तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। कौन प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी? तो प्रार्थना समाज की मांग स्त्री शिक्षा हो गया, विधवा पुनर्विवाह, लड़कों एवं लड़कियों की विवाह की आयु में वृद्धि करना, ये तो था आपका। अस्पृश्यता का दोस्तों समाप्ति। से आप आपसे प्रश्न करें कि अस्पृश्यता का भारतीय संविधान में कहाँ पर उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 17 में किया गया है। यही दोस्तों इसकी मांग नहीं थी, इनकी मांग नहीं थी। ये ध्यान दिया केशव चंद्र सेन द्वारा महाराष्ट्र में से प्रभावित था ये। और आत्माराम पांडुरंग क्या करते हैं? प्रार्थना समाज की स्थापना करते हैं। ये सब सहयोग करते हैं, लेकिन संस्थापक का नाम पूछेगा तो डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग का नाम लीजिएगा, ये ध्यान देना है 1868 में। आगे है कि 19वीं शताब्दी का एक महान समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर की सामाजिक कार्य के लिए संघर्ष किया। किस सामाजिक कार्य के लिए संघर्ष किया? तो बता दिए थे विधवा पुनर्विवाह के लिए दोस्तों 1856 में एक अधिनियम बनता है कि विधवाओं को भी अधिकार है फिर से विवाह करने का। ये इरविन के समय बनता है। किसके समय बनता है? फॉर इरविन नहीं है, कैनिंग के समय बनता है। कैनिंग उस समय रहते हैं भारत के गवर्नर जनरल। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? बता दिए आपको, यहाँ पर नहीं दिया है नाम आत्माराम पांडुरंग का, तो किसको टिक कीजिएगा? तो ये गोविंद महादेव गोविंद रनाडे है, इनका नाम टिक कीजिएगा। अगर इनका नाम नहीं भी दिया गया, अगर केशव चंद्र सेन का दिया गया तो उनका नाम टिक कीजिएगा, लेकिन संस्थापक अगर इनका नाम दे देगा आपका आत्माराम पांडुरंग का, तो इसी का नाम दीजिएगा दोस्तों, याद रखिएगा। दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये ज्योतिबा फुले के द्वारा दोस्तों की गई थी। गरीबों के, दुखियों का, जो समाज के जो निचले वर्ग के लोग थे उनके उत्थान के लिए दोस्तों ये बनाया गया था। आगे हम लोग आते हैं सती प्रथा का उन्मूलन किसके सहयोग से किया गया था? ये सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने आपका किया था दोस्तों 1829 में। किसके सहयोग से? तो राजा राम मोहन राय के सहयोग से, ये याद रखिएगा। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना इन्हीं के द्वारा की जाती है। आगे हम लोग आते हैं कि कौन ब्रह्म समाज के संस्थापक थे? तो आपके बता दिए राजा राम मोहन राय 1828 में दोस्तों करते हैं। आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? तो ये भी राजा राम मोहन राय 1814-15 में दोस्तों इनकी स्थापना करते हैं। आगे है कि परोपकारिणी सभा का संस्थापक कौन था? तो ये दयानंद सरस्वती जी करते हैं परोपकारिणी सभा का
मतलब स्थापना। प्रार्थना समाज का लोकप्रिय किया, तो प्रार्थना समाज को लोकप्रिय किसने किए? तो दोस्तों यहाँ पर गोविंद रानडे जी का नाम दिया, तो इन्हीं का नाम लिखिएगा। आगे के प्रश्न नीचे है नहीं, आगे आते हैं हम लोग। आगे हमारा आगे शिकागो में 1893 में विश्व धर्म संसद में किसने भाग लिया था? तो दोस्तों इनका नाम विवेकानंद का नाम याद रखिएगा। इन्होंने क्या किया था दोस्तों? इन्हें 1893 में दोस्तों अमेरिका का जो शिकागो प्रांत है वहाँ पर जो विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था वहाँ पर भाग लिया था। इसी कारण दोस्तों वहाँ पर जो अपना भाषण दिए थे भाषण के कारण से ये बहुत चर्चित हुए थे, इसलिए तूफानी हिंदू के नाम से जाना जाता है, इसको भी याद रखिएगा। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक दोस्तों आपके दयानंद सरस्वती थे, जो 1875 में दोस्तों स्थापित किए थे। कहाँ पर? बम्बई में किए थे। ब्रह्म समाज के संस्थापक, तो ब्रह्म समाज के संस्थापक बता दीजिए, राजा राम मोहन राय 1828 में किए थे। राजा राम मोहन राय के द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन था, कौन था? तो ये ये ब्रह्म समाज था दोस्तों, याद रखिएगा। इसमें सती प्रथा को लेकर जितनी भी कुप्रथाएं थी उसको लेकर इन्होंने काम किया था। आगे हम लोग आते हैं। राजा राम मोहन राय ने किस सामाजिक बुराई को खत्म करने का संघर्ष किया था दोस्तों? ये किया था सती प्रथा को। सती प्रथा को ये दोस्तों सती प्रथा पे इसलिए ज़्यादा मतलब कि ध्यान दिए थे क्योंकि इनके घर में खुद हुआ था। इनके बड़े वाले भैया थे, उनके बड़े वाले भैया की जब मृत्यु होती है तो इनकी जो भाभी रहती है उनको दोस्तों इनके आंखों के सामने सती किया जाता है, जिससे ये बहुत ही मतलब कि भावनात्मक रूप से उनको दुख होता है। इसी कारण ये इस पर काम करना शुरू करते हैं दोस्तों। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किस क्षेत्र में सहयोग दिया था? तो दोस्तों ये महिला सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण मतलब महिला के उत्थान के लिए, जो आपका बता दिए थे विधवा विवाह के लिए दोस्तों, ये सब चीज़ के लिए काम किए थे। आगे हम लोग आते हैं। भारत में सती प्रथा के विरोध में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सती प्रथा जहाँ बोलेगा दोस्तों तो राजा राम मोहन राय का नाम लीजिएगा। आगे हम लोग आते हैं। थियोपिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो थियोपिकल सोसाइटी दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। ये भारत में अगर बोलेगा तो भारत में ज़्यादा परिचित करने का काम किए थे ये एनी बेसेंट, लेकिन आपका जो ब्लाउस्की है दोस्तों इन्होंने क्या किया था दोस्तों? स्थापित किया था थियोपिकल सोसाइटी की, जो 1875 में दोस्तों किए थे। यहाँ पर नहीं किए थे, ये आपके अमेरिका में करते हैं, याद रखिएगा। आगे आते हैं। देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इसमें इनमें नाम आएगा आपका अबुल कलाम आज़ाद का। ये देवबंद आंदोलन से दोस्तों जुड़े हुए थे, देवबंद आंदोलन से जुड़े हुए थे। इनका भी नाम याद रखिएगा। कभी कभी बच्चे उनका नाम जिन्ना का नाम रखते हैं, और जो आपके बदरुद्दीन तैयब जी उनका नाम, तो ये अबुल कलाम आज़ाद का ही दोस्तों ये नाम जुड़ा हुआ है। अब आते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में पढ़ते हैं। तो अगस्त 1942 में अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में बम्बई में कौन सा प्रस्ताव दोस्तों पारित हुआ था? तो वही बताया, भारत छोड़ो जो प्रस्ताव पारित हुआ था वो बम्बई प्रस्ताव या वर्धा प्रस्ताव के नाम से जानते हैं दोस्तों। ये आपका भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव था। 1942 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो का प्रस्ताव दोस्तों पारित हुआ था? तो बम्बई में दोस्तों पारित हुआ था। आगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 को 28 दिसंबर 1885 को स्थापित हुआ था। पहला सम्मेलन आपका बम्बई में ही हुआ था। इसको भी ध्यान रखिए। 72 प्रतिनिधि से भाग लिए थे, और WC बनर्जी दोस्तों क्या किए थे? उसकी अध्यक्षता किए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? दोस्तों बम्बई में हुआ था। कहाँ हुआ था? बम्बई में। स्टार्टिंग का जो 3 होता है दोस्तों तीनों प्रेसिडेंसी में होता है, तीनों प्रेसिडेंसी में होता है। पहला अध्यक्षता करते हैं बनर्जी, फिर दूसरा होते हैं नौरोजी, और तीसरा होते हैं तैयब जी, याद रखिएगा। तीनों में जी है। महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? तो दोस्तों 1924 में बेलगावी अधिवेशन कर्नाटक में है, याद रखिएगा। जब कोई नहीं था तो ये इसी से आता है मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, क्योंकि चौरी चौरा कांड के बाद बहुत सारे जो कांग्रेस के नेता होते हैं जो इनके अपना आदर्श मानते हैं वो दोस्तों क्या होते हैं, इनकी करनी से दोस्तों नाखुश हो जाते हैं और अपने अपने तरीके से काम करना शुरू कर देते हैं दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने की थी? दोस्तों बेलगाम अधिवेशन, याद रखिएगा। बेलगाम का पूछता कहाँ है? तो आपका ये कर्नाटक राज्य में है दोस्तों, बेलगांव। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष आपके बनर्जी, दूसरे बोलेगा तो नौरोजी, तीसरे थे तैयब जी। आगे आते हैं हम लोग कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, भारतीय महिला के बारे में पूछ रहा है तो एनी दिया भी नहीं है। सरोजिनी नायडू कौन थे? सरोजिनी नायडू दोस्तों 1925 में करती हैं कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता। अगर पहली सिर्फ महिला पूछ देगा तो एनी बेसेंट कलकत्ता अधिवेशन 1917 में करती है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा किस वर्ष की गई थी? दोस्तों 1929 में लाहौर अधिवेशन, जिसमें पहली बार पंडित नेहरू को दोस्तों अध्यक्षता करने का मौका मिलता है। इसमें क्या करते हैं? पूर्ण स्वराज का दोस्तों प्रस्ताव पारित करते हैं और कहते हैं कि हम लोग अगले साल से 26 जनवरी को हर साल क्या करेंगे? स्वतंत्रता दिवस के रूप में दोस्तों मनाएंगे। इसको भी ध्यान रखिएगा। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? इसी को लाहौर अधिवेशन का नाम जानते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन
कि पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? तो 26 जनवरी 1929 में हुआ था लाहौर अधिवेशन, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग किए थे। दिसंबर के बाद क्या आएगा आपका? 1930 आएगा, तो जनवरी आएगा। तो 26 जनवरी की बात की तो 26 जनवरी क्या हो जाएगा? 1930। थोड़ा सा ये भी थोड़ा सोच लीजिएगा, ऐसे में टिक कर दीजिएगा। कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में निर्णय लिया गया था। क्या निर्णय लिया गया था? पूर्ण स्वराज का। इससे पहले जो नेहरू रिपोर्ट आया था 1928 में, उन्होंने दोस्तों डोमिनेशन की बात की थी, मतलब कि हम क्या करेंगे, गुलाम रहेंगे लेकिन हमारी सरकार रहेगी। तो इसलिए अपने पिताजी से नाखुश हो जाते हैं, कौन? पंडित नेहरू। कहते हैं कि हमको ये तरह का नहीं चाहिए, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कांग्रेस के किस अधिवेशन में? तो लाहौर। ये बहुत बार प्रश्न आता है, याद रखिएगा। सूरत फूट के बारे में बताया था 1905 में दोस्तों हुआ था, ये स्वदेशी आंदोलन को लेकर के। और आपका जो अध्यक्ष पद था उसको लेकर दोस्तों सूरत फूट होता है आपका 1907 में, याद रखिएगा। सूरत में कांग्रेस का अधिवेशन होता है, जिसमें कांग्रेस दो भागों में बढ़ जाता है, नरम दल और गरम दल। नरम दल में आपका नौरोजी हो गए, तैयब जी हो गए, गोपाल कृष्ण गोखले हो गए, ये सब दोस्तों नरम दल में आते हैं। और गरम दल में बोलेगा आपको तो लाल बाल पाल घोष, याद रखिएगा। तो यहाँ पर सूरत फूट दोस्तों यही था। बाद में आपका 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन होता है, वहाँ पर क्या होता है, नरम दल गरम दल मिल जाते हैं, याद रखिएगा। 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस मिल जाता है फिर, लेकिन 1918 में क्या होता है आपका, नरम दल गरम दल मतलब कांग्रेस का फिर से क्या होता है, विभाजन हो जाता है। ये भी याद रखें, द्वितीय विभाजन। आगे कौन कांग्रेस से कभी अध्यक्ष नहीं रहे थे? कौन कांग्रेस से कभी अध्यक्ष नहीं रहे थे? तो बाल गंगाधर तिलक। लाल बाल पाल में याद रखिएगा, लाल बाल पाल में दोस्तों एकमात्र अध्यक्ष बनने वाले कौन थे? तो लाल जो है ना, लाला लाजपत राय, यही दोस्तों किए थे 1920 में। जो आपका अधिवेशन हुआ था कलकत्ता अधिवेशन, मतलब एक आपका वार्षिक अधिवेशन नहीं था, ये विशेष अधिवेशन था। उसमें इनको अध्यक्षता करने का मौका मिलता है, जहाँ पर आपका प्रस्ताव पारित किया जाता है। लेकिन वो प्रस्ताव पेश करते हैं गांधी जी असहयोग का, लेकिन पारित नहीं होता है। तो अगर पूछेगा कि लाल बाल पाल में किसको कांग्रेस की अध्यक्षता करने का मौका मिला, तो लाला लाजपत राय को। ये बाल गंगाधर तिलक और आपके बिपिन चंद्र पाल कभी भी अध्यक्षता नहीं किए थे। बाकी ये बनर्जी किए थे दोस्तों, गोपाल कृष्ण गोखले भी किए थे, महात्मा गांधी तो कब पता ही है आपको। आगे आते हैं हम लोग। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन क्या था? कभी प्रश्न कहता है कि कांग्रेस क्या था? डफरिन के दिमाग की उपज थी। ये की मतलब संस्थापक थे इनके, याद रखिएगा। 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ होता है दोस्तों? ये कराची में होता है दोस्तों, कराची में होता है। यहीं पर दोस्तों आपका जो मौलिक अधिकार का जो प्रस्ताव होता है यहीं पर पारित किया जाता है। इसके अलावा आपका जो नियोजन कार्यक्रम है उसको भी दोस्तों यहाँ पर मतलब कि रखा जाता है बात को, ये भी याद रखिएगा। 1929 में सरदार पटेल क्या करते हैं? इसकी अध्यक्षता करते हैं, याद रखिएगा इसको भी। 1906 ईस्वी में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो यहाँ पर दोस्तों 1906 में अगर बोलेगा तो अध्यक्षता करने के लिए यहाँ पर नाम दिया नहीं है, जैसे मतभेद होने के कारण यहाँ पर नाम लेते हैं। हाँ, अरविंद घोष नहीं करते हैं, ये गलती दिया, अरविंद घोष नहीं करते हैं, ये गलती है आपका। ऑप्शन दिया है वो गलती दिया है। यहाँ पर अध्यक्षता करने का मौका मिलता है कि इनको दादा भाई नौरोजी को, क्योंकि मिलता है दादा भाई नौरोजी को मिलता है, याद रखिएगा। क्योंकि जब अध्यक्ष पद को लेकर थोड़ा टेंशन रहता है तो उनको लगता है कि नरम दल को क्या, अगर हम किन्हीं को क्या करेंगे, नेता अगर अध्यक्षता कराते हैं तो जो गरम दल के लोग हैं तो उसको और उग्र हो जाएंगे, लेकिन दादा भाई नौरोजी को बनाएंगे तो वो ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। तो इसलिए दादा भाई नौरोजी को दोस्तों बनाते हैं। दादा भाई नौरोजी तो 3 बार अध्यक्षता कर चुके हैं, एक बार 1886, 93 में और आपका 1906 में। आगे हम लोग आते हैं यहाँ पर 1925 से कानपुर कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते थे? तो यहीं पर पहली बार महिला, भारतीय महिला की अध्यक्षता करने का मौका मिलता है सरोजिनी नायडू को। किनको? सरोजिनी नायडू को, याद रखिएगा। आगे हम लोग आते हैं, आगे हमारा है कांग्रेस के किस अधिवेशन में यह संकल्प पारित किया गया कि विधि के समक्ष जाति, वंश या स्त्री पुरुष का लिहाज किए बिना समानता होनी चाहिए। तो 1931 में दोस्तों आपका जो हुआ था, समानता की बात कर रहा है, मतलब मौलिक अधिकार, ये सब कहाँ मिलता है आपको? मौलिक अधिकार में मिलता है ना। तो मौलिक अधिकार बता दिए पारित, मतलब किस अधिवेशन में हुआ था? तो दोस्तों ये कराची का अधिवेशन 1931 में हुआ था। सरदार पटेल क्या करते हैं? इसकी अध्यक्षता किए। तो याद रखिएगा, इस तरह से प्रश्न आता है। या दोस्तों पूरी तरह से डीप तरीके से पढ़िएगा तब आपको समझ में आएगा, लेकिन यहाँ पर प्रश्न दिया है तो आपको हम करवा रहे हैं। यहाँ देखिए मौलिक अधिकार के बारे में बात प्रश्न आ जाएगा। तो कराची अधिवेशन, सरदार पटेल 1931। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संस्थापक कौन थे? तो संस्थापक A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम दोस्तों, याद रखिएगा। आगे आते हैं 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कांग्रेस के किस अधिवेशन में लिया गया था? तो ये लाहौर अधिवेशन में लिया गया था 1929 में। पंडित नेहरू क्या कहते थे? इसकी अध्यक्षता किए थे दोस्तों। 1936 में लखनऊ समझौता किसके बीच हुआ था? तो दोस्तों ये अखिल भारतीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच दोस्तों होता है। अफाफात यहाँ पर नरम दल गरम दल भी दोस्तों क्या होते हैं? एक हो जाते हैं, जिसकी अध्यक्षता R.C. मंजूमदार करते हैं, मतलब कि अंबिकाचरण मंजूमदार, R.C. मंजूमदार नहीं है ये, ऐसी बोल सकते हैं। अंबिकाचरण मंजूमदार क्या करते हैं? इसकी अध्यक्षता करते हैं दोस्तों।
आगे है बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन के बारे में जानते हैं। बंगाल विभाजन कब हुआ था दोस्तों? तो ये 1905 में हुआ था। किसने किया था? कर्जन ने किया था। डेट पूछ जाए कब हुआ था ये? तो 16 अक्टूबर 1905 को, याद रखिएगा। आगे हम लोग आते हैं कि बंगाल विभाजन का रद्द किसने किया था? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। जो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे दोस्तों, जब बन करके आते हैं दिल्ली दरबार नहीं करते समय लगता है, तो ये बंगाल वायसराय बन के आते हैं, तो ये क्या करते हैं? बंगाल विभाजन को दोस्तों रद्द कर देते हैं, क्योंकि जानते हैं कि इस तरह से रहेगा तो भारत में जो अस्थिरता बनी रहेगी, इससे बंगाल विभाजन को दोस्तों रद्द कर देते हैं। कौन 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय थे? तो लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन दोस्तों विभाजन किया था। स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो ये दोस्तों बंगाल विभाजन के विरुद्ध छेड़े गए आंदोलन के समय दोस्तों ये विरुद्ध आपका अंग्रेजों के खिलाफ दोस्तों शुरू हुआ था। आगे हम लोग आते हैं कि बंगाल के विभाजन के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन आरंभ किया गया था? तो बता दिए, स्वदेशी आंदोलन आरंभ किया गया था। तो ये सब प्रश्न से आप वाकिफ हैं। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये दोस्तों आपका 1906 में 30 दिसंबर 1906 को दोस्तों हुआ था, याद रखिएगा। 30 दिसंबर 1906 को याद रखना है आपको। आगे हम लोग आते हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान मुस्लिम लीग के लिए मुक्ति दिवस कब मनाया गया था? तो मुक्ति दिवस दोस्तों आपका 22 दिसंबर 1939 को दोस्तों मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था, याद रखना है आपको। आगे आते हैं हम लोग कि होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो होम रूल लीग दोस्तों एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक दोनों ने किया था। लेकिन यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक दिया नहीं है, तो एनी बेसेंट को हम लोग टिक करेंगे, होम रूल लीग। आगे हम लोग आते हैं, 1 मिनट अपलोड हो रहा है। आगे आइए, होम रूल लीग आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? देखिए यहाँ दोनों नाम दिया आपको, तिलक का भी नाम दिया है और एनी बेसेंट जी का नाम दिया है। तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट दोनों ने क्या किया था दोस्तों? अपने अलग अलग क्षेत्र में दोस्तों इन्होंने होम रूल लीग दोस्तों चलाया था, याद रखना है आपको। आगे आते हैं, क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में लोग पढ़ते हैं थोड़ा सा। फिलिप स्प्रीट नामक अंग्रेजों पर खालिस्तान मुकदमा चलाया गया था। तो दोस्तों ये मेरठ षड्यंत्र में दोस्तों चलाया गया था। 1929 में जो मेरठ षड्यंत्र हुआ था, इसके अंतर्गत दोस्तों ये चलाया गया था, फिलिप स्प्रीट नामक। आगे हम लोग आते हैं, गदर पार्टी की स्थापना किसने की? तो गदर पार्टी की स्थापना दोस्तों यहाँ पर लाला हरदयाल की थी। लाला हरदयाल का नाम दिया नहीं है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन गलत दिया है। इसके मोहन भाकना का भी नाम दिया रहता तो ठीक था, लेकिन यहाँ उसका भी नाम नहीं दिया है। तो इनका 1913 में स्थापना हुआ था सेंट फ्रांसिस्को में, याद रखिएगा। किसने किया था? लाला हरदयाल। लाला हरदयाल। 1926 में नौजवान सभा किसने बनाई थी दोस्तों? ये भगत सिंह ने बनाई थी। किसने बनाई थी? भगत सिंह बनाई थी, इसको भी ध्यान रख दीजिएगा। आगे हम लोग आते हैं, आगे हमारा प्रश्न है यहीं से है, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? भारत में क्रांतिकारी आंदोलन तो महाराष्ट्र से। यहाँ देखिएगा ज़्यादातर क्रांतिकारी जो आंदोलन शुरू हुआ था महाराष्ट्र से शुरू हुआ था, याद रखना है आपको। आगे है कि सिंह सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? सिंह सभा की स्थापना तो पंजाब में हुई थी। कहाँ हुई थी? पंजाब में हुई थी। ये 1873 में हुई थी, इसको भी ध्यान दीजिएगा। आगे है चट्टगांव शस्त्रागार। चट्टगांव जिस शस्त्रागार का नाम लेगा तो सूर्यसेन का याद रखिए। इसको मास्टर बोलते हैं, क्योंकि टीचर थे। क्या थे ये? टीचर थे। ये घटना दोस्तों कब होता है? तो 18 अप्रैल 1930 को दोस्तों होता है। दिन में ये पढ़ाई कराते थे, टीचर का काम करते थे। रात में दोस्तों क्या करते थे? क्रांतिकारी घटनाओं को दोस्तों अंजाम देते थे। इसी घटना में क्या चट्टगांव जो ये बांग्लादेश का दोस्तों है, वहाँ पर अंग्रेजों का शस्त्रागार था, उसको लूट लिए थे दोस्तों, लेकिन बाद में पकड़े जाते हैं अपने दोस्त के कारण। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना कनाडा और जो यूएसए देख रहे हैं सेंट फ्रांसिस्को, तो वहाँ पर लाला हरदयाल ने की थी दोस्तों। आगे हम लोग आते हैं, किस क्रांतिकारी ने मैं अनिश्वरवादी क्यों वाई आई एम अथिस्ट शीर्षक लिखा है दोस्तों? ये भगत सिंह की पुस्तक का नाम है। किसका है? ये भगत सिंह द्वारा लिखा गया है, याद रखिएगा। 1905 में लंदन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो श्याम जी कृष्ण वर्मा का नाम याद रखिएगा। 1905 में दोस्तों लंदन में ये क्या था? मतलब जैसे भारत में कुछ क्रांतिकारी संगठन बना हुआ था, तो जो लोग विदेश में क्या कर रहे हैं अपना क्रांतिकारी, मतलब भारत में तो लोग अपने स्तर से काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ लोग क्या विदेश में जाकर के भारत को आज़ाद करने के लिए दोस्तों अपना काम कर रहे हैं। तो जो विदेशों में संगठन बनाए हुए थे दोस्तों, वो भी क्या था? क्रांतिकारी संगठन था दोस्तों। तो 1905 में दोस्तों यह स्थापित किया था लंदन में श्याम जी कृष्ण वर्मा, जो मान लीजिए भारत में क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम दे करके यहाँ से अपना बचाव करके भागना चाह रहे विदेश, तो जाकर वही ये लोग देते थे शरण दोस्तों। रॉलेट एक्ट, चार्टर एक्ट के बारे में जानते हैं। रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था, ये एम.के. गांधी मतलब महात्मा गांधी ने दोस्तों कहा था कि ये रॉलेट एक्ट को ये सिर्फ शक के आधार पर, संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर लिया था नजरबंद, वो भी अनिश्चित काल तक दोस्तों। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? तो 1919 में पारित हुआ था। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? 1919 में, ये ध्यान दीजिएगा। आगे हम लोग आते हैं, आगे है कि द्वैध शासन प्रभाव
प्रावधान किस एक्ट में किया गया था? द्वैध शासन दोस्तों आपका 1919 के एक्ट में आता है। यहाँ पर ये भी याद रखिएगा, ये द्वैध शासन आता है ये प्रांतों में आता है। कहाँ आता है? प्रांतों में आता है। और जब बोलेगा कि प्रांतों में द्वैध शासन को खत्म कब किया गया था? 1935 में खत्म किया गया था। ये 1919 में आया, लेकिन प्रांतों में द्वैध शासन खत्म कब किया गया? तो 1935 में खत्म किया गया। 35 का जो अधिनियम आया था उसमें। और यहाँ पर केंद्र में लागू किया गया। यहाँ पर क्या किया गया? केंद्र में द्वैध शासन दोस्तों लागू किया गया था। अब प्रांतों को दोस्तों स्वायत्तता दी गई थी। क्या मतलब? प्रांतों को दोस्तों दी गई थी स्वतंत्रता, मतलब दी गई थी आज़ादी। इसलिए देखते हैं कि चुनाव होता है 1935 में, देखते होंगे अधिनियम में 1935 में क्या होता है? प्रांतीय चुनाव होता है, जहाँ पर कांग्रेस 5 या 6 राज्यों में दोस्तों मतलब पूर्ण बहुमत से, और 2 ऐसे प्रांत होते हैं जहाँ पर क्या होते हैं अपना गठबंधन की सरकार दोस्तों बनाती है, याद रखिएगा। तो 1919 में क्या होता है? प्रांत में मतलब कि द्वैध शासन लागू होता है, और प्रांतों में होता है लागू, याद रखिएगा। खत्म कब होता है? 1935 में। और 1935 में क्या होता है? केंद्र में दोस्तों द्वैध शासन लागू होता है, इसको ध्यान दीजिएगा। पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत निम्न से किसके द्वारा हुई थी? दोस्तों मार्ले मिंटो सुधार जो आया था, यहीं पर दोस्तों क्या होता है? शुरुआत हो जाता है। 1909 का यह अधिनियम है मार्ले मिंटो, जिसमें मुसलमानों को अलग निर्वाचन मंडल दिया जाता है। मुसलमानों को दिया गया अलग निर्वाचन मंडल 1909 में। उसके बाद दोस्तों 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आता है। ये आता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इसमें ईसाइयों को, सिख को दोस्तों जो एंग्लो इंडियन है उनको भी दिया जाता है क्या? अलग निर्वाचन मंडल। यही सब चीज़ों को लेकर दोस्तों ये जो गोलमेज सम्मेलन होता है वहाँ पर BR अम्बेडकर जी क्या करते हैं? मांग करते हैं दलितों के लिए अलग निर्वाचन मंडल का करके, लेकिन वहाँ पर तो मिल जाता है, लेकिन गांधी जी इससे नाखुश हो जाते हैं, और बाद में आपका पूना पैक्ट होता है 1932 में, याद रखिएगा। तो सारी बातें। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को दोस्तों हुआ था। कौन किया था? जनरल डायर का नाम याद रखिएगा। उस समय वायसराय कौन था? तो मॉन्टेग आपका चेम्सफोर्ड था। रविंद्र टैगोर ने सर की उपाधि क्यों लौटा दी थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड में इतना मतलब निर्मम तरीके से तो बच्चे, बूढ़े, महिलाओं की हत्या की गई थी, इसके कारण दोस्तों आहत होकर के इन्होंने लौटा दी थी, याद रखिएगा। आगे हम लोग आते हैं कि सन 1919 में किस घटना की वजह से रविंद्र टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी? तो बता दिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण इन्होंने त्याग दी थी। आगे हमारा है असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन के बारे में जानते हैं। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया? तो फरवरी 1922 में। कारण पूछेगा तो चौरी चौरा कांड के कारण दोस्तों इन्होंने क्या किया था? वापस ले लिया था, जिससे लोग नाखुश हो गए थे और सब अपने अपने स्तर से काम कर रहे थे। मतलब भारतीय जो कांग्रेस के नेता थे उन्होंने अपना अलग पार्टी बनाना शुरू कर दिया। जो नौजवान थे दोस्तों अपने तरीके से क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देना शुरू कर दिए। एक महात्मा गांधी की गलती से। असहयोग आंदोलन के प्रारंभ होने का कारण क्या था? तो ये दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड था। मतलब स्थिति तो बन रही थी, लेकिन ये मुख्य घटना तत्कालिक कारण बोल सकते हैं जहाँ से ये शुरू हो जाता है दोस्तों। ऐसे आपका सेकंड वर्ल्ड वार, प्रथम विश्व युद्ध में दोस्तों जब गांधी जी सहयोग किए थे, वहाँ पर आश्वासन दिया था अंग्रेजों ने कि हम आपको आज़ाद कर देंगे, लेकिन वहाँ पर करता नहीं है। फिर रौलट एक्ट आ गया, फिर उसी के फाफा आपको जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। मतलब इस तरह से बहुत सारी परिस्थितियाँ बन जाती है दोस्तों, जिसके कारण मजबूरन गांधी जी क्या करते हैं? एक व्यापक आंदोलन से शुरू करते हैं 1 अगस्त 1920 को। आगे असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था दोस्तों? तो 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था, याद रखिएगा। ये 1920 दिया था, 1920 हम टिक करेंगे। आगे हमारा है स्वराज पार्टी। ये स्वराज पार्टी दोस्तों बनता है वही चौरी चौरा कांड जो होता है उसके बाद दोस्तों। तो स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो ये दोस्तों मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास जो करते हैं स्वराज पार्टी का गठन करते हैं। कब करते हैं भैया? तो ये 1923 में करते हैं। कहाँ करते हैं भैया? तो ये इलाहाबाद में करते हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग आते हैं, कौन 1923 में बनी स्वराज पार्टी के संस्थापक थे? तो संस्थापक का नाम लेगा तो यहाँ पर तो CR दास का नाम दिया नहीं है, तो इसलिए मोतीलाल नेहरू का हम नाम टिक करेंगे। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1923 में दोस्तों हुई थी, ये भी ध्यान दीजिएगा। स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो प्रथम सम्मेलन दोस्तों जहाँ पर इनकी स्थापना हुई थी इलाहाबाद में, यहीं पर इनका प्रथम सम्मेलन हुआ था दोस्तों। आगे महात्मा गांधी उनके प्रारंभिक आंदोलन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। 1917 में चंपारण सत्याग्रह क्यों संचालित हुआ था दोस्तों? तो ये नील की खेती थी, 3 कठिया प्रणाली से, उसको लेकर के दोस्तों गांधी जी ने किया था, ये ध्यान रखिएगा। आगे है कि दक्षिण अफ्रीका में से वापस लौटने पर महात्मा गांधी द्वारा प्रथम सफल सत्याग्रह कहाँ किया गया? चंपारण उसमें किया गया था। कभी कभी पूछता है आपसे कि गांधी जी का प्रथम किसान आंदोलन कौन था? चंपारण था। चंपारण क्या दोस्तों? किसान आंदोलन ही था, 1917 में दोस्तों हुआ था। आगे हम लोग आते हैं, यहाँ पर मिलाना है, गांधी जी का कुछ आंदोलन दिया है उसको मिलाना है आपको। जैसे चंपारण सत्याग्रह क्या हो जाएगा? तो 1917, मतलब कि आपका डी का क्या हो जाएगा? डी का 1, जहाँ डी का 1 है मतलब यहाँ पर आपका 1 है कि यहाँ पर है। उसके बाद देखिए अहमदाबाद मिल हड़ताल का होता है 1918 में होता है। फिर जलियांवाला बाग क्या होता है? 1919 में होता है। देखिए अहमदाबाद और खेड़ा दोनों क्या होता है? 1918 में होता है। उसके हिसाब से आप देखिए अपना तीसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर क्या दिया आपको? 1919 में। मतलब 3 का 2 दिया कहीं, C का 2, हाँ C का 2 दिया, यहाँ भी C का 2 यहाँ भी दिया है, A का 3 दिया है, ये तो बहुत, हाँ A का 3 दिया है। और यहाँ पर मतलब कि इस तरह का ऑप्शन तो आपको दिया है तो कन्फ्यूज हो जाइएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर A का 4 दिया है, यहाँ पर 1918 इसमें भी दिया है, और खेड़ा भी दिया 1918 दिया है,
1918 यहाँ भी दिया, 1918 यहाँ भी दिया है। तो इसमें से किसी को भी टिक कर सकते हैं आप। मतलब मान लीजिए ए को आप मानिएगा 3, ए को मानिएगा क्या आप 3 मानिएगा, तो यहाँ दिया है ए को 3, लेकिन ए को 4 भी मान सकते हैं। तो इसको देख कन्फ्यूज होते हैं बच्चे, लेकिन थोड़ा देख लीजिएगा। कहीं इस तरह का कहीं ऐसा न क्वेश्चन देता है तो पूरा नंबर तो देना चाहिए आयोग को, क्योंकि यहाँ पर डेट दे देना चाहिए था कि हाँ, मतलब कि महीना दे देना चाहिए था, तुम्हें कन्फ्यूजन कम होता। आगे आते हैं हम लोग। बाकी ये दोनों तो बच्चे मिला लेंगे। देखिए बच्चे यहाँ पर ये दोनों यहीं भी सेम है, यहाँ भी सेम है, लेकिन बस यहाँ पर है 1918 में। आते हैं हम लोग आगे। महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने कब की थी? तो ये पता है आपको, 30 जनवरी 1948 दोस्तों इनकी हत्या कर दी थी। इसलिए हम लोग 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। 23 मार्च को भी हम लोग शहीद दिवस के रूप में ही मनाते हैं। महात्मा गांधी जी का जन्म 1869 में दोस्तों हुआ था, याद रखिएगा। कहाँ पर? गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। महात्मा गांधी ने भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? तो बता दिए, चंपारण दोस्तों किए थे 1917 में। राजकुमार शुक्ल क्या करते हैं? आग्रह करते हैं इनको आने के लिए। आगे हम लोग का है कि गांधी जी ने अफ्रीका से भारत कब लौटे थे दोस्तों? ये आपके 1915 में, लगभग 21 वर्ष के बाद दोस्तों क्या कहते हैं भारत में पूर्ण तरीके से लौट आते हैं 9 जनवरी 1915 को। इसलिए हम लोग 9 जनवरी क्या मनाते हैं? हर साल मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं, या प्रवासी दिवस बोल सकते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में जानते हैं, गांधी जी से संबंधित था। तो गांधी जी ने दांडी मार्च कहाँ से प्रारंभ किया? तो गांधी जी दांडी मार्च साबरमती आश्रम से प्रारंभ करके दांडी गए थे दोस्तों, याद रखिएगा। दांडी आपका नौसारी जिला में है, वहाँ पर जाकर के नमक कानून तोड़ते हैं और वहाँ से एक नए आंदोलन की शुरुआत करते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन। कब? तो ये 6 अप्रैल 1930 को थी। आप 6 अप्रैल 1930 को, 12 मार्च 1930 को निकले थे और 24 दिन की यात्रा करते हैं, पद यात्रा। फिर जाकर के पहुँचते हैं वहाँ पर, समुद्र से एक मुट्ठी नमक उठाकर समुद्र में छोड़ देते हैं, नमक कानून को तोड़ते हैं दोस्तों। आगे सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था? तो हम लोग बात किए, दांडी यात्रा से शुरू हुआ था सर। आगे हम लोग आते हैं, अगला क्वेश्चन। आगे है कि किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून से हुआ था दोस्तों? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दोस्तों नमक कानून से हुआ था, इसको भी याद रखना है आपको। गांधी जी की दांडी यात्रा का प्रारंभ किस तारीख से हुआ था? प्रारंभ हम लोग पता है 12 मार्च 1930 को हुआ था। और कब पहुंचे थे वहाँ पर दांडी? तो 5 मार्च को पहुंचे थे, 6 मार्च को अपना घटना को अंजाम देते हैं, नमक कानून को तोड़ते हैं दोस्तों, और वहीं से शुरू करते हैं अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन इनमें से किसके ठीक पहले हुआ था? तो गांधी इनमें समझौता नहीं, ये तो बाद में होता है। पुनः फैक्ट ये भी दोस्तों बाद में होता है आपका। 1 मिनट रुकिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके ठीक पहले बोल रहे हैं? हाँ, तो इसका ठीक पहले हुआ ही था। गांधी इरविन के पहले ही दोस्तों क्या हुआ था आपका? सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, क्योंकि जब सविनय अवज्ञा शुरू होता है तो उसके बाद ही दोस्तों क्या होता है आपका? शुरू होता है वहाँ पर लंदन में गोलमेज सम्मेलन। रैमजे मैकडोनाल्ड, मतलब इंग्लैंड की सरकार जो यहाँ पर तत्कालिक जो वायसराय थे उस समय, इरविन में दबाव बना रहे थे गांधी जी को किस तरह से क्या करो यहाँ पर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भेजो। लेकिन गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन भी जीते, लेकिन गांधी जी की जो मांगे थी 11 सूत्र इरविन नहीं माना था। इसलिए दोस्तों गांधी जी क्या कहते हैं, शुरू किया अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब इरविन भी हो गया मजबूर कि क्या करना है, गांधी को तो भेजना, वहाँ पर दबाव बन रहा है, तो गांधी जी से क्या करता है समझौता, जिसको हम लोग गांधी इरविन पैक्ट करते हैं दोस्तों। ये उसके ठीक मतलब कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के ठीक बाद में दोस्तों होता है, तो हम इसको टिक कर सकते हैं। आइए आगे हमारा है, आगे 1 मिनट, हाँ आगे हमारा कि भारत में साइमन कमीशन, आगे हमारा है कि भारत ने साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया? तो क्यों किया? क्योंकि इस कमीशन में दोस्तों सदस्य, मतलब एक भी सदस्य कहते हैं भारतीय नहीं रहते हैं। क्योंकि ये जो आपका कमीशन आया था दोस्तों, ये जो 1919 का अधिनियम बना था, उसमें कहा गया था कि 10 वर्ष के बाद ये जो अधिनियम आया 1919 का आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, इसमें किस तरह से काम हुआ है कि नहीं हुआ, इसका मतलब कि जांच करने के लिए 10 वर्ष बाद 1929 में दोस्तों आना था। लेकिन ये 1927 में दोस्तों गठन होता है, 1928 में दोस्तों क्या होता है, ये समिति आ जाता है। लेकिन जब भारत की रूपरेखा देखने के लिए आ रहे हैं तो उसमें तो भारतीय सदस्य होना चाहिए, लेकिन भारतीय सदस्य नहीं होते हैं। 7वां के साथ दोस्तों क्या होता है, इसमें 7 सदस्य होते हैं। 7वां के साथ क्या होते हैं आपके? सब आपके अंग्रेज होते हैं, इसलिए इसको हम सूरत कमीशन का नाम जानते हैं। और जहाँ जहाँ जाता है दोस्त, यहाँ पर विरोध होता है आपका। तो कमीशन में किसी भी सदस्य का भारतीय न होने के कारण उससे इसका विरोध होता है। जॉर्ज साइमन क्या थे, इसके अध्यक्ष रहते हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा। 1927 में गठन हुआ था, लंदन में हुआ था। अब आते हैं गांधी इरविन समझौता के बारे में बता दिए थे, गोलमेज सम्मेलन के बारे में बात किए थे हम, तो वही यहाँ पर है। तो गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था दोस्तों? तो 1931 में, क्योंकि ये मजबूर हो गए थे इरविन
कि सरकार किस पर दबाव बना रही थी, गांधी जी को किस तरह से भेजी है, कहाँ गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए। गांधी जी नहीं आएगा तो काम नहीं होगा, तो इसलिए यहाँ पर क्या करता है, गांधी में समझौता होता है 1931 में। और 1931 में क्या होता है, तो आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है, जिसमें गांधी जी क्या करते हैं, भाग लेते हैं। एकमात्र ऐसा सम्मेलन दोस्तों जिसमें क्या करते हैं, गांधी जी या कांग्रेस क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है दोस्तों। आगे हम लोग जानते हैं पूना पैक्ट के बारे में। पूना पैक्ट दोस्तों ये क्या है, तो ये 1932 में होता है, गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में दलितों के प्रश्न को लेकर दोस्तों। क्योंकि वहाँ पर एकमात्र व्यक्ति मत बोलिए, मतलब कि जो वी आर अम्बेडकर हैं, वो जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था, तीनों में दोस्तों क्या कहते हैं, अपने दलित प्रतिनिधि के रूप में वहाँ पर गए थे और दलितों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की दोस्तों मांग कर रहे थे, जिसमें वो सफल भी होते हैं। लेकिन जैसे ही गांधी जी को पता चलता है कि अम्बेडकर जी भी क्या किए हैं, दलितों के लिए अलग निर्वाचन मंडल ले लिए हैं, तो ये दोस्तों आमरण अनशन पे बैठ जाते हैं। उस समय जेल में रहते हैं, कौन, आपके गांधी जी, रेवादा जेल में। तो वहाँ पर जाकर दोस्तों अम्बेडकर मजबूरन उनसे करना पड़ता है क्या, संधि, मतलब समझौता करना पड़ता है, जिसमें क्या कहता है, इससे दलितों के राजनीतिक अधिकार को लेकर दोस्तों होता है। आगे हम लोग आते हैं, आगे हमारा है किसने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की थी। तो उस समय रैमजे मैकडोनाल्ड जो क्या थे, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने किया था सांप्रदायिक पंचायत। आते हैं भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय जेल से भागकर किसने भूमिगत होकर लड़ाई शुरू की थी। तो जयप्रकाश नारायण दोस्तों, इनको हजारीबाग जेल में गिरफ्तार कर लिया था। जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होता है उसके अगले दिन दोस्तों क्या था, ऑपरेशन जीरो आवर के द्वारा जितने भी भारतीय नेता, मतलब जितने भी क्रांतिकारी होते हैं, सभी को गिरफ्तार करता है। कि अंग्रेज चाहता है कि क्या भारत छोड़ो आंदोलन को हम लोग क्या बना दे, नेतृत्व विहीन बना देंगे, तो ये अपने आप बंद हो जाएगा। लेकिन ऐसा दोस्तों नहीं होता है, ये नेतृत्व कोई नहीं करता है, तो ये स्वतः ही चलने वाला आंदोलन था, याद रखिएगा, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। इसमें जयप्रकाश नारायण क्या करते हैं दोस्तों, वहाँ जेल से भागते दीवार फान करके, और दोस्तों भूमिगत रूप से क्या करते हैं, अपना आंदोलन को अंजाम देते हैं। एक संगठन बनाते हैं जाकर के नेपाल में, एक आजाद रास्ता, इसको भी याद रखिएगा। निम्नलिखित का सही कालानुक्रम, मतलब घटनाएं दी है, उसके बारे में बताना है आपको। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले घटना कौन हुआ था, तो कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था भैया, 1885 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। उसके बाद आपका गोलमेज सम्मेलन हुआ था दोस्तों द्वितीय, 1931 में हुआ था। और उसके बाद आपका ये साइमन कमीशन का जो रिपोर्ट देख रहे हैं, हाँ, ये साइमन कमीशन का रिपोर्ट ये 1930 में लगता है पेश करता है, 1930 में पेश करता है। तो सबसे पहले कौन हुआ था, तो 1885 में आपका ये हुआ था, कौन, भारत कांग्रेस का स्थापना। 3 नंबर कहाँ दिया, देखिए एक ही से पकड़ लिए हम लोग, कहाँ, ये ऑप्शन, ये देखिए ऑप्शन ये वाला। तो इस तरह से भी देख सकते हैं। आगे आते हैं हम लोग कि कांग्रेस का गलत सुमेलित है, मतलब यहाँ पर कांग्रेस का नहीं, मतलब कौन सा गलत सुमेलित है बताना है आपको। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946, बिल्कुल सही है। जब दोस्तों क्या होता है, कैबिनेट मिशन आता है, कैबिनेट मिशन के दोस्तों आने के अनुशंसा पर संविधान सभा गठन होता है, उसमें चुनाव होता है। चुनाव के बाद दोस्तों कांग्रेस जीतती है। कांग्रेस के क्या होता है, कांग्रेस के अधीन दोस्तों क्या होता है, संविधान सभा गठन होता है। तो जो मोहम्मद अली जिन्ना होते हैं, मुस्लिम लीग, उसको नाखुश आता है। और दोस्तों प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में दोस्तों ये क्या करते हैं, मनाते हैं। और जहाँ तहाँ दोस्तों क्या करते हैं, नरसंहार, मतलब कि जहाँ तहाँ दोस्तों मार काट करते हैं, जाता रहिए, बांग्लादेश में देखने के लिए मिलता है आपको, ये ध्यान दीजिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा 9 अगस्त 1942, चौरी चौरा कांड आपका गलत पूछा, जलियांवाला बाग, ये आपका बिल्कुल सही है। ये 9 आपका, ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन ये गलती है आपका, ये 8 अगस्त को होता है, 8 अगस्त 1942 को होता है, याद रखिएगा। ये तो आपका 9 अगस्त को तो आपका होता है ऑपरेशन जीरो आवर होता है, याद रखिएगा। 9 अगस्त को नहीं होता, 8 अगस्त को घोषणा होता है, 9 अगस्त को तो ऑपरेशन जीरो आवर शुरू हो जाता है। आते हम लोग प्रसिद्ध भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव की कार्यकारिणी समिति द्वारा कब पारित हुआ था। ये जो तो जुलाई 1942 में दोस्तों पारित हो जाता है, इसको ध्यान रखिएगा, जो आगे चलकर धीरे धीरे काम में आता है। इसमें करो जो मरो का नारा देते हैं गांधी जी। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में 1942 में गांधी जी द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन से आप अवगत हैं। आगे हम लोग आते हैं, किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन की गांधी जी भी अब परेशान हो गए थे आंदोलन कर करके, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिल रही थी, तो गांधी जी दे डालें कि करो या मरो, कुछ भी करो लेकिन हमें आज़ादी चाहिए। आगे हमारा है कि भारत की स्वतंत्रता के लिए आज़ाद हिंद फौज की समान संकल्पना मूलतः किसने प्रस्तुत की थी। तो ये रास बिहारी बोस दोस्तों किए थे पेश, याद रखिएगा। जापान का दामाद इनको कहा जाता है। आगे हम लोग आते हैं कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। तो ये सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस जी ने दिल्ली चलो का नारा दिया था दोस्तों 1943 में, जब ये आज़ाद हिंद फौज का जब इनको मिलाता है कमान दोस्तों, तो उस समय देते हैं, वहीं पर देते हैं नारा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। 1946 में आए कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे भैया। तो उसमें 3 सदस्य थे, याद रखिएगा।
कौन कौन थे? तो पैथिक लॉरेंस, AB अलेक्जेंडर और आपके स्टेफोर्ड क्रिप्स थे दोस्तों, ये भी याद रखना है। अध्यक्ष कौन थे? तो पैथिक लॉरेंस आपके अध्यक्ष थे। इसी के अनुशंसा पर संविधान सभा का गठन होता है। बम्बई में नाविक विद्रोह जो होता है, इसका 670 था, देख लेते हैं 1 मिनट। हाँ, बम्बई में जो आपका नाविक विद्रोह होता है वो कब होता है? तो ये 18 फरवरी 1946 को तो ये नाविक विद्रोह होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। 1 मिनट। हाँ, 18 फरवरी 1946 को होता है, ठीक है। कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो ये विलियम बट तो नहीं थे, ये पैथिक लॉरेंस के बारे में बताया, अलेक्जेंडर के बारे में बताया, क्रिप्स के बारे में बताया। ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये नहीं थे दोस्तों। अध्यक्ष तो बोलेगा तो कौन थे? अध्यक्ष आपके ये पैथिक लॉरेंस थे। इसी के अनुसार पर आपका संविधान सभा का गठन होता है। कांग्रेस से कौन से उदारवादी नेता ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन के सदस्य रह चुके थे? कौन रह चुके थे भाई? तो आपके दादा भाई नौरोजी दोस्तों रह चुके थे, इसके बारे में हम बता चुके हैं। 1935 में कांग्रेस के मंत्रिमंडल में कितने प्रांत बने थे दोस्तों? तो ये 8 बने थे। बता दिए कि 6 में क्या था भैया? 6 में आपको इनको पूर्ण बहुमत मिलता है। 6 प्रांतों में क्या होता है? पूर्ण बहुमत। 2 में क्या होता है? इनकी गठबंधन की सरकार बनती है, याद रखना है आपको। क्योंकि 1935 का अधिनियम आया था, उसमें कहा गया था प्रांतों को दिया गया था स्वायत्ता, मतलब कि प्रांत में चुनाव हो सकता है, कराइए, अपने तरीके से काम कीजिए। आगे हम लोग आते हैं। 8 याद रखिएगा, प्रश्न बनता है हमेशा एग्जाम में। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था दोस्तों? 18 जुलाई 1945 को पारित हुआ था। इसी के द्वारा हमारा भारत क्या होता है? इस अधिनियम के द्वारा भारत आजाद होता है, ये ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं भारतीय संविधान का विकास के बारे में। कौन संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य नहीं था? मतलब संविधान निर्माण का सदस्य नहीं था, तो ये मोहम्मद अली जिन्ना दोस्तों ये नहीं था, क्योंकि उनका कहना था कि संविधान सभा 3 बनेगा। कैसे बनेगा 3? एक बनेगा कांग्रेस के अधीन बनेगा, एक बनेगा मुस्लिम लीग के अधीन, और जो देशी रियासत है उनका अलग बनेगा दोस्तों। लेकिन यहाँ पर जो कैबिनेट मिशन आया था दोस्तों, वो सिर्फ एक ही संविधान सभा की बात करने के लिए आया था, तो ये दोस्तों ये उसका नकारते हैं। इसलिए देखते हैं प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस सबका बनता है। आगे है कि संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में होता है दोस्तों? पहला अधिवेशन बोलेगा तो दोस्तों सच्चिदानंद सिन्हा, जो 9 दिसंबर को हुआ था 1946 में, 9 दिसंबर 1946 में, तो ये प्रथम था। अगर पूछेगा पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो सच्चिदानंद सिन्हा। राजेंद्र प्रसाद जी का नाम मत टिक कर दीजिएगा, ये 11 दिसंबर को बनते हैं अस्थायी तौर पर। आगे आते हैं कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने कब पेश किया गया था? तो ये 13 दिसंबर को। 13 दिसंबर याद रखिए, 3 डेट याद रखिए, 9 दिसंबर, 11 दिसंबर, 13 दिसंबर। तो 9 दिसंबर 1946 की बात हो रही है, सब 1946 क्या है, सब ये 1946 में कॉमन है। 9 दिसंबर को प्रथम बैठक क्या होता है? ये फर्स्ट बैठक होता है आपका, जिसमें अस्थायी तौर पर या अध्यक्ष बोलिए पहले तो सच्चिदानंद सिन्हा को चुना जाता है। लेकिन संविधान बनाना कोई 1 सप्ताह का काम नहीं था, लंबा समय काम था, तो हमें अस्थायी तौर पर एक अध्यक्ष चाहिए था। इसलिए दोस्तों 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को सर्वसम्मति से दोस्तों बनाया था, अध्यक्ष बनाया था अस्थायी तौर पर। फिर 13 दिसंबर उसके 2 दिन बाद दोस्तों क्या करते हैं? पंडित नेहरू 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के समक्ष रहते हैं, जो 22 जनवरी आपका 1945 में तो क्या होता है? संविधान सभा इसको पारित करता है। वही संविधान उद्देश्य प्रस्ताव जो पढ़ते हैं हम लोग, भारत के लोग, भारत को एक प्रभुत्व संपन्न थे दोस्तों। 13 दिसंबर 1946 को प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं पंडित नेहरू। संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर कब किया गया था दोस्तों? तो ये आपका 24 जनवरी 1950 को किया गया था, जिसमें कुल मिलाकर 284 सदस्य क्या करते हैं? हस्ताक्षर करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। संविधान लिखने की बात करेगा तो संविधान किसने लिखा था? तो प्रेम बिहारी रायजादा संविधान के पिता कहेगा तो BR अम्बेडकर का नाम लीजिएगा, ये ध्यान देने वाली बात है आपके लिए। कैबिनेट मिशन प्लान की योजना के तहत संविधान सभा गठन कब किया था? तो गठन दोस्तों इसका नवंबर 1946 में दोस्तों हुआ था, ये भी याद रखना है आपको। आगे आते हैं कि 1946 में उद्देश्य संबंधित प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव की बात कर रहा है भैया, अलग से कुछ नहीं पूछ रहा है। तो ये पंडित नेहरू ही क्या किए थे? पेश किए थे संविधान सभा के समक्ष। आते हैं आगे गवर्नर जनरल के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो 1861 में जो भारतीय परिषद अधिनियम आता है आपका, तो इसमें दोस्तों आपका लॉर्ड कैनिंग रहते हैं। इसमें 2 महत्वपूर्ण बातें याद रखिएगा कि जो गवर्नर, जो वाइसराय थे, इनको दोस्तों मिलता है वीटो पावर। जिस तरह से राष्ट्रपति को वीटो पावर है ना भैया, इसी तरह से इनको भी वीटो पावर मिल गया था। और अध्यादेश जारी करने की शक्ति, जैसा ये है ना 123 में राष्ट्रपति को और 213 में आपके किनको? राज्यपाल को। इसी तरह इनको भी अध्यादेश जारी करने की शक्ति दोस्तों मिल जाती है। इनको मत बोलिए, यही सब चीज़ें क्या आते हैं हमारे भारतीय संविधान में माना जाता है। इसलिए हम लोग जब पढ़ते हैं भारतीय संविधान का संवैधानिक विकास और 1773 से लेकर के अपना जो एक्ट जितने बने थे और जितने चार्टर बने थे सभी को हम लोग अध्ययन करते हैं, क्योंकि उसी में से तो कुछ बातें हमारे संविधान में डाली गई है। आगे आते हैं हम लोग, आगे व्यक्तिगत सिद्धांत, ये दोस्तों कुछ और नहीं है आपका डॉक्ट्रिन ऑफ लॉ, हड़प सिद्धांत, हड़प नीति, विलय की नीति दोस्तों, जो लॉर्ड डलहौजी दोस्तों लाया था, याद रखिएगा। आगे हम लोग आते हैं, 1 मिनट। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? प्रथम वायसराय के बारे में पूछ रहा है तो लॉर्ड कैनिंग का नाम लीजिएगा। किसका लीजिएगा? लॉर्ड कैनिंग का नाम लेना है।
अगर बोलेगा बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल तो आ जाएगा आपका कौन, आपका वॉरेन हेस्टिंग्स आ जाएगा। आपसे बोलेगा कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल तो विलियम बेंटिक हो जाएगा, क्योंकि अधिनियम जो है आपका एक्ट आता है उसमें तरह तरह दोस्तों क्या होता है, जो पद था दोस्तों पद का नाम बदलता जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा, जो हम बता चुके हैं पहले भी। आगे आते हैं, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के ने देश में सती प्रथा को खत्म किया था, तो वो सती प्रथा को खत्म करने का काम विलियम बेंटिक ने किया था। किसकी सहायता से दोस्तों, राजा राम मोहन राय की सहायता से दोस्तों इन्होंने किया था ये काम 1829 में। विलियम बेंटिक द्वारा निम्न से किस सुधारक उपाय को लागू नहीं किया गया था, तो दोस्तों इसने दास्ता का अंत नहीं किया। दास्ता का अंत 1845 में एलन बरो करता है। कौन करता है, एलन बरो करता है, याद रखिएगा कौन, एलन बरो दास्ता का अंत करता है। बाकी जो है आपका ये सभी काम करते हैं कौन, विलियम बेंटिक। ठगों का अंत करते हैं, सती प्रथा का अंत करते हैं, और धर्म परिवर्तन के कारण असमानताओं को दूर करने का भी ये काम करते हैं, लेकिन इसका काम नहीं करते हैं, ये बता दिए हम। एलन बरो का नाम याद रखिएगा दास प्रथा खत्म करने के लिए। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, भारत के प्रथम पूछ रहा है तो बता दिए विलियम बेंटिक का नाम आएगा, विलियम बेंटिक याद रखिएगा। आगे जो 1833 का एक्ट आता है उसमें बंगाल के जो गवर्नर जनरल उसको नाम बदल करके भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगता है। आगे है कि 1767 में बंगाल के सर्वेयर जनरल किसे बनाया गया था, तो ये जो मेजर रेनल है दोस्तों इनको सर्वेयर जनरल बनाया गया था 1767 में। सांप्रदायिक निर्वाचक के जनक किसे कहता है, तो लॉर्ड मिंटो दोस्तों कहा जाता है 1919 में जो मार्ले मिंटो को हराया था दोस्तों, इसमें कि ये जो बांटने का काम आ रहा है ये किसका दिमाग की उपज है, तो लॉर्ड मिंटो के दिमाग की उपज है। ठगों की उन्मूलन किसने किया था, ये बता दिए थे विलियम बेंटिक का। ठगी प्रथा आपका हो गया, याद रखिएगा सती प्रथा ये सब इनके द्वारा ही खत्म किया गया था। आगे आते हैं हम लोग दोस्तों, आगे बस थोड़ा बहुत क्वेश्चन और है करवा देते हैं ताकि आपका हिस्ट्री भी कंप्लीट हो जाएगा, ताकि जो आपके पास समय है उसमें आप रिवीजन कर सकें। लॉर्ड कर्जन का योगदान किसके लिए था दोस्तों, तो लॉर्ड कर्जन का योगदान किसके लिए नहीं था दिया है, किसके लिए नहीं था, तो सती प्रथा रोकने का काम ये नहीं किया था। बाकी जो आपका बंगाल विभाजन तो किया ही था, पुलिस सुधार किया ही था, न्यायिक सेवा भी किया। देखिए लॉर्ड कर्जन के समय बहुत अच्छे अच्छे काम होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे विभाग की स्थापना करता है, लेकिन एक गलती के कारण उसे क्या होता है, मतलब बदनाम हो जाता है, वो जो बंगाल विभाजन कर देता है। अब अंग्रेजी दोस्तों अपने स्वार्थ के लिए सोचेगा। आगे हम लोग आते हैं, ये क्या है अगला क्वेश्चन, मिनट अपलोड हो रहा है। हाँ, रैयतवाड़ी के बारे में पूछा, रैयतवाड़ी जो बता दिया आपको, जो पश्चिम उत्तर भारत देख रहे हैं, पश्चिम उत्तर नहीं है दक्षिण पश्चिम वाला भारत देख रहे हैं, बम्बई मद्रास में दोस्तों ये आपका रैयतवाड़ी था, जहाँ पर किसानों को अधिकार दिया था, उनके जमीन का मालिक किसान होंगे, किसान अंग्रेजों को दोस्तों देते थे लगान। तो ये लागू कौन किया था, ये थॉमस मुनरो, कहीं कहीं लिखा था रीड और मुनरो दोस्तों दोनों मिलकर काम किए थे, तो कहीं कहीं लिखा है मुनरो, तो मुनरो को टिक कीजिएगा, याद रखिएगा। आगे है कि भारत में स्थानीय स्वशासन के बारे में, तो लॉर्ड रिपन स्थानीय शासन जो भी देख रहे हैं, पंचायती नगर निगम दोस्तों इसके जनक माना जाता है कि इनको लॉर्ड रिपन को माना जाता है। 1882 में दोस्तों इन्होंने लागू किया था। इल्बर्ट बिल के बारे में याद रखिएगा, जो आपका नियमित जनगणना होता है 1881 में, उस समय भी लॉर्ड रिपन ही रहते हैं आपके वायसराय। भारत छोड़ो आंदोलन के होता है तब उस समय वायसराय कौन रहते हैं, लॉर्ड लिन लिथगो दोस्तों आपके वायसराय रहते हैं, इसको भी याद रखना है आपको। आगे आते हैं हम लोग, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड माउंटबेटन कौन रहते हैं, लॉर्ड माउंटबेटन दोस्तों बाद में आपके भारतीय गवर्नर जनरल बनते हैं सी राजगोपालाचारी, जो अंतिम रहते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम भारतीय सी राजगोपालाचारी रहते हैं, याद रखिएगा। आगे हम लोग आते हैं कि 1798 में भारत का गवर्नर जनरल कौन बनकर के आया था दोस्तों, तो ये लॉर्ड वेंजिल आया था दोस्तों। इसलिए लाया था सहायक संधि, क्या लाया था, सहायक संधि, क्योंकि आपको अगर भय लग रहा है तो हमारी अंग्रेजी सेना को रख लीजिए, इसका खर्चा बस आप दीजिए, बाकी जो होगा हम अब देख लेंगे, इस तरह का दोस्तों इसका नीति था। आगे हम लोग आते हैं कि निम्नलिखित में कौन भारत में कार्य करने के कालक्रम के अनुसार थे, तो पहले कौन है बाद में कौन है ये पूछ रहा है आपसे। तो सबसे पहले भैया आए थे वॉरेन हेस्टिंग, उसके बाद आया था आपको कॉर्नवालिस, उसके बाद आया था आपके बेनेजली, उसके बाद आया था डलहौजी। मतलब पहला 1-4 कहीं दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, फिर कहाँ आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा, 1-4-3 यहाँ दिख रहा है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। आते हैं भारत महान शहीद भगत सिंह के सुखदेव और राजगुरु को जब फांसी दी गई थी तो भारत का वायसराय उस समय कौन था दोस्तों, कोई और नहीं था, ये आपके लॉर्ड इरविन थे। कौन थे, लॉर्ड इरविन दोस्तों, जो गांधी जी की बातों ये जो 11 पुत्री मांग रहा था उसमें बात रखते हैं। पैक्ट भी होता है गांधी इरविन पैक्ट दोस्तों, उसमें भी ये बात नहीं सुनता है, मतलब गांधी जी अगर जोड़ देते तो सुन जाता है, लेकिन गांधी जी भी उतना जोड़ नहीं देते हैं, ऐसा विद्वानों का जो इतिहासकार उनका मानना है। आगे है ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था भैया, तो पहला कौन थे, लॉर्ड कैनिंग, याद रखिएगा, क्योंकि 1773 से लेकर के 1853 तक जो भी एक्ट आता है यहाँ पर जो संचालन कर रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी कर रहा है, लेकिन 1858 क्रांति के बाद 1858 में क्या आता है,
ईस्ट इंडिया हो गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, सबको दोस्तों खत्म कर दिया जाता है और भारत का शासन किसके हाथ में आता है? ब्रिटिश क्राउन के हाथ में आता है। मतलब इस समय महारानी विक्टोरिया रहती हैं भारत में, इंग्लैंड की रानी, जो अब भारत की रानी बन जाती हैं दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। तो वो अपना एक प्रतिनिधि बनाती हैं लॉर्ड कैनिंग को। किसको बनाती है? लॉर्ड कैनिंग को, जो वायसराय होता है। आगे दिया, ब्रिटिश सरकार के कौन सा चार्टर एक्ट में बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था? तो 1833 का चार्टर एक्ट, याद रखिएगा। यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को खत्म किया, पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। तो 13 में कहा गया था कि चीन और चाय का व्यापार कर सकते हैं, लेकिन एकाधिकार खत्म किया गया था, लेकिन चीन चाय को व्यापार को छोड़ करके, लेकिन पूरी तरह से आपका 1833 में खत्म कर दिया गया था। इसको ध्यान देने वाली बातें हैं। विश्वविद्यालयों में सरकारीकरण का किसने बढ़ावा दिया दोस्तों? ये लॉर्ड कर्जन ने। बता दिया आपको, एक रेलवे समिति, रेलवे की रचना बनाया था दोस्तों, विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना किए थे, तो ये लॉर्ड कर्जन के समय में। पुलिस आयोग, सिंचाई आयोग, बहुत सारा आयोग की स्थापना करते हैं ये। भारत की स्वतंत्रता के बाद निम्न से कौन भारतीय गवर्नर जनरल बना था? भारतीय के बारे में पूछ रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, इन्हीं का नाम है, श्री राजगोपालाचारी हम लोग बोलते हैं दोस्तों। आगे है कथन और नारा के बारे में देख लेते हैं। मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ, यह कांग्रेस के एक अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में किसने कहा था? तो ये दोस्तों बहुत ही फेमस है आपका वक्तव्य है, पंडित नेहरू जी का है। किसका? पंडित नेहरू जी का, जो 1929 का लाहौर अधिवेशन में था, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं, वहीं पर अपना वक्तव्य देते हैं। इनकलाब जिंदाबाद का नारा बता दिए थे हम आपको, ये भगत सिंह का है, जब ये असेंबली में बम फेंकते हैं वहीं पर नारा देते हैं। लोक नायक किसे कहते हैं? तो लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी का नाम सुने होगा। संपूर्ण क्रांति दोस्तों। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? ये लाला लाजपत राय, सॉरी, बाल गंगाधर तिलक जी का नाम है। क्या? बाल गंगाधर तिलक जी का नाम है दोस्तों, मतलब कि नारा है दोस्तों ये। भारत के सर्वोदय नेता लोकमान्य जयप्रकाश नारायण का जीवन काल कब से कब तक था दोस्तों? तो 1902 से लेकर के आपका 1977 तक दोस्तों रहते हैं। ये लास्ट में जब आपका चलता है ये संपूर्ण क्रांति, में गंभीर बीमार हो जाते हैं दोस्तों, तो गंभीर बीमारी के कारण से इनकी मृत्यु हो जाती है, याद रखिएगा। 2002 मतलब बिहार में इनका जन्म हुआ था, याद रखिएगा, सारण में 1902 में दोस्तों, और 1979 में उनकी मृत्यु हो जाती है पटना में। लोक नायक की उपाधि में मिला था, और 1999 में उनको भारत रत्न मिला था मरने के बाद। आगे फ्रंटियर गांधी के नाम पे किन्हें जानते हैं? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को दोस्तों, क्योंकि जो पश्चिमोत्तर भारत का इलाका देख रहे हैं, मतलब ये भारत देख रहे हैं, यहाँ पर दोस्तों जो क्रांतिकारी आंदोलन चला रहे थे दोस्तों, ये कौन चला रहे थे? खान अब्दुल गफ्फार चला रहे थे। इनको फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने अपनी एक सेना बनाई थी, लाल कुर्ती, लाल कुर्ती नहीं, खुदाई खिदमतगार की दोस्तों सेना बनाए थे, याद रखिएगा। इनको लाल, एक संगठन में लाल कुर्ती का भी नाम बनाया था, ये मतलब ये हो गया खुदाई खिदमतगार, और लाल कुर्ती नाम का दोस्तों एक संगठन मतलब सेना तैयार किया था इन्होंने। राजनीतिक कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती है, किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा दोस्तों। महात्मा गांधी का कहना था कि धर्म से कभी राजनीति को आप अलग नहीं कर सकते, राजनीति करना है तो धर्म को इसमें सम्मिलित करना ही पड़ता है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? तो ये बहुत ही फेमस वक्तव्य पंडित नेहरू जी का है, कि पंडित नेहरू जी का मानना था कि जो नदी घाटी परियोजना वो क्या है, हमारे देश का, हमारे भारत के लिए मंदिर के समान होता है, क्योंकि आपको पता है नदियों से क्या होती है? कृषि कार्य संपन्न होता है दोस्तों, बिना नदियों के हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते, इसलिए आधुनिक भारत का मंदिर की संज्ञा देते हैं। आधुनिक भारत का मन्नू किसे कहते हैं दोस्तों? तो हमारे BR अम्बेडकर को कहते हैं, आधुनिक मन्नू BR अम्बेडकर को कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे फरदार की उपाधि इनको मिला था वल्लभ पटेल जी को, खेरा आंदोलन ने बता दिए थे, हाँ थोड़ी बारदोली में, खेरा तो आपके वो किए थे गांधी जी। ये 1928 में करते हैं, लगान को लेकर के, किसानों को फसल नहीं होता, लेकिन फिर भी वहाँ पर अंग्रेज लगान वसूलते हैं, लेकिन यहाँ पर विरोध करते हैं। कौन? सरदार पटेल। आगे हम लोग आते हैं, किसका उपनाम सीमांत गांधी था? तो वही खान अब्दुल गफ्फार जो है दोस्तों, इन्हीं का नाम क्या था? सीमांत गांधी। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था दोस्तों? तो आपके लाल बहादुर शास्त्री। वहीं दे देगा जय जवान जय किसान जय विज्ञान, तो कौन आ जाएंगे? अटल बिहारी वाजपेयी। आगे है महामना के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो ये आपके जो मदन मोहन मालवीय हैं दोस्तों, BHU के संस्थापक, जो 1916 में करते हैं, वही इन्हीं को कहते हैं हम लोग। आते हैं हम लोग आगे है मिलाना है, क्या करना? मिलाना। चित्तरंजन दास को क्या बोलते हैं? चित्तरंजन दास यहाँ पर क्या माता का नाम दिया क्या? हाँ, माता का नाम दिया, माता का नाम दिया, उनकी मिलाना है। जैसे महात्मा गांधी की माता का नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी। क्या है? कस्तूरबा गांधी। उसी तरह से देखिए, मान लीजिए आपको एक पता है, तो सी का आपको मिल गया, सी का क्या था आपका? सी का एक। तो सी का एक कहाँ दिया भैया? तो सी का एक हमको पता है खाली। तो मान लीजिए सिर्फ आपको एक पता है, सिर्फ ये पता है, कस्तूरबा गांधी का पता है, तो कस्तूरबा गांधी दिया है एक। तो देखिए सी का एक कहाँ दिया? देखिए यहाँ पर दिया है B नंबर। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? B नंबर। बाकी आपको नहीं पता है तो ऑप्शन से भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर 1-2 मिल जाएगा तब थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। देखिए ऑप्शन B हो गया, बाकी यहाँ पर देख लीजिएगा। 1946 में निम्नलिखित में से कौन वित्त विभाग को लेकर के वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में सम्मिलित हुआ था? कौन हुआ था? तो लियाकत अली दोस्तों, जिसको बाद में वित्त मंत्री भी दोस्तों बनाया था। जो अंतरिम सरकार बनता है उसमें इनको
वित्त विभाग दोस्तों दिया जाता है किनको, लियाकत अली जो मुस्लिम लीग के कहते हैं नेता रहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। स्वतंत्रता के बाद भारत देख लेते थोड़ा सा। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री का नाम लेगा तो आपके वल्लभ भाई पटेल, जो आपके बने थे प्रथम उप प्रधानमंत्री भी दोस्तों बनते हैं। भारत में भूदान व ग्राम दान आंदोलन किसने शुरू किया था, तो ये आचार्य विनोबा भावे। किसने शुरू किया था, आचार्य विनोबा भावे दोस्तों तेलंगाना शुरू करते हैं, कई जगह पूछ देगा तेलंगाना, ये आपका 1951 में शुरू करते हैं। संपूर्ण क्रांति के बारे में बता दिए, जयप्रकाश नारायण करते हैं, जो सरकार की गलत नीतियाँ थी दोस्तों, नीतियों के खिलाफ दोस्तों विरोध करने के लिए संपूर्ण क्रांति का आह्वान करते हैं। कहाँ से शुरू करते हैं, बिहार से शुरू करते हैं दोस्तों। अब आधुनिक इतिहास कुछ विविध देख लेते हैं। ज्ञान दार्शनिक कन्फ्यूशियस की चीनी किस अन्य नाम से भी जानते हैं, तो इनको दोस्तों कुंज फुत्से के नाम से भी चीनी इनको जानते हैं। आगे हम लोग आते हैं कि भारत में गुट निरपेक्षता की विदेश नीति का जन्मदाता कौन है, तो भारत में बोलेगा तो आपसे पंडित नेहरू का नाम जरूर लीजिएगा। गुट निरपेक्षता क्या था तो बता दिए थे आपको हम, तो पॉलिटी पढ़ा दे तो कि सेकेंड वर्ल्ड वार जब खत्म होता है भैया, कब, 1945 में। तो 1945 में खत्म होने के बाद क्या होता है, दो महाशक्ति उभर करके आती है, एक सोवियत संघ और एक आपका यूएसए। दोनों का विचारधारा अलग रहता है, यूएसए का रहता है पूंजीवादी, सोवियत संघ का रहता है समाजवादी। अभी विश्व के तमाम देश उसी गुट में शामिल होते हैं, लेकिन कुछ देश ऐसे होते हैं जो इन गुटों से अलग थलग रहना पसंद करते हैं, उसी को कहा था गुट निरपेक्षता की नीति ने पालन किया। ये पहला ऐसा गठन मतलब सम्मेलन होता है 1961 में, कहाँ पर, बेलग्रेड में होता है दोस्तों, जहाँ पर भारत की तरफ से भाग कौन लेते हैं, तो पंडित नेहरू लेते हैं। आगे हम लोग आते हैं, यहाँ पर सुमिलित करना है, यहाँ पर दिया है कुछ, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि भारत परिषद अधिनियम 1892 सुमिलित कौन है, प्रतिनिधि सरकार की स्थापना, बिल्कुल सही है, ये आपका सही पूछ रहा था हमारा, बिल्कुल सही है। बाकी मार्ले मिंटो खुदार एक केंद्र में 2 शासन, तो ये 1935 का अधिनियम में था। भारत शासन अधिनियम 1935 में, प्रांतीय शासन ये 1919 का अधिनियम में था। और मॉन्टेग्यू चेम्स्फोर्ड खुदार 1919, ये सांप्रदायिकता प्रतिनिधि ये दोस्तों आपका 1909 का था, मतलब अल्टी पल्टी कर दिया है। तो ये आपका सही है 1892 का दोस्तों, ये प्रतिनिधि सरकार की स्थापना 1892 में दोस्तों होती है, ये ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था दोस्तों, ये पिंगली वेंकैया। किसने तैयार किया था, पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। बाकी 22 जुलाई 1945 को हम लोग भारतीय ध्वज को अपनाए थे अपना। आगे हम लोग आते हैं, किस अंग्रेज व्यक्ति ने पहली बार श्रीमद् भगवत गीता के अनुवाद किया था, तो इनका नाम याद रहेगा चार्ल्स विल्किंस दोस्तों, चार्ल्स विल्किंस का नाम आता है दोस्तों अनुवाद करने में। आगे है रॉयल कमीशन ऑफ पब्लिक सर्विसेज इन इंडिया, 1912 का सदस्य नहीं था, कौन नहीं था, तो बाल गंगाधर तिलक दोस्तों नहीं थे। बाकी जितने ये क्यों किए दोस्तों याद रखिएगा। अगर आप अच्छे से पढ़े रहिएगा दोस्तों तो आपको पता रहेगा, नहीं पता रहेगा तो आप यहाँ पर अनुमान लगा सकते। जितने भी देखिएगा ना यहाँ पर ये सब क्या है, सबके सब नरम दल के नेता है, यहाँ पर ये गर्म दल के नेता हैं। तो इनका अलग ही संस्था था, अलग ही इनका काम क्रियाकलाप चला था दोस्तों। लोकमान्य तिलक के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा गलत हुआ, बाल गंगाधर तिलक के बारे में पूछ रहा है। तो ये मराठी पत्र केसरी प्रकाशित किए थे, बिल्कुल भैया किए थे। ये नरमपंथी थे, नहीं ये नरमपंथी नहीं थे, गर्मपंथी थे। क्या थे, गर्मपंथी के प्रमुख नेता थे। आपका ऑप्शन क्या होगा, यही गलत गलती होगा। बाकी गणपति का और शिवाजी का वो शुरू किया था 1893 में दोस्तों, और इनको कैद भी किया गया था, मतलब कि अंग्रेज इन पर लगाया था आरोप वैमनस्य का, मतलब क्या कर रहे थे ये देश में दोस्तों घृणा फैलाया काम कर रहा है, इसलिए इनको को कैद भी किया था। पंचशील समझौता कब हुआ था, तो ये 1954 में भारत और चीन के बीच में दोस्तों होता है, याद रखिएगा। इस तरह से हमारा क्या होता है, चैप्टर दोस्तों हो जाता है खत्म PYQ का। अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट्स हो रहा है तो मैं पूछ लीजिएगा। बाकी अच्छे से दोस्तों रिवीजन कीजिएगा। जितना अभी बताना हम चाहेंगे कि जो भी आप कंटेंट अब तक पढ़ते आ रहे हैं, कोई भी नया बुक नया नोट्स वगैरह कुछ नहीं पढ़िएगा, जो पढ़ते आ रहे हैं बस उसी को रिवीजन बार बार करते रहिए, क्योंकि उस पर दोस्तों आप पढ़े हुए हैं तो रिवीजन करने में समय कम लगेगा। और भी कोई नया चीज़ पढ़िएगा दोस्तों, उसके लिए आपको दिमाग पर थोड़ा सा आप प्रेशर आ जाएगा कि हम सोचिएगा कि हम नहीं पढ़े, ये नहीं पढ़े तो ये पढ़ लेते वो पढ़ लेते हैं। तो जो आपका पढ़ा हुआ भी चीज़ है भाई, वो भी आप क्या होगा आपके दिमाग से उतर सकता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि जो भी आप पढ़े हैं उसी को बार बार रिवीजन करते रहिए। जितना आपके एग्जाम में समय है उसके बाद आप एग्जाम दे लीजिएगा, उसके बाद अपना जो आपको लग रहा है कि हम नहीं पढ़े हैं तो उसको पढ़िएगा। बाकी तो एग्जाम के बाद अपना आपका सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। सिलेबस एक बार कंप्लीट कर लीजिएगा तो उसके बाद जो आपका भय लग रहा है कि एग्जाम का जो डर होता है दोस्तों, एग्जाम का डर आपका खत्म हो जाएगा। क्योंकि एग्जाम से पहले आप इतना सेट प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इतना मॉक लगा लीजिएगा ना कि आपका जो डर होता है वो भाग जाएगा। जो भी मतलब सेट प्रैक्टिस कीजिएगा तो वहाँ पर लगेगा कि हाँ ये मेरा सेक्शन कमजोर है, तो उस पर आप आसानी से रिविजन कर लीजिएगा। तो उस तरह से सिलेबस कंप्लीट करना बहुत ही बेशक बहुत ही ज़रूरी होता है सेट प्रैक्टिस के लिए या आपके आगे वाले एग्जाम के लिए दोस्तों। तो बाकी अच्छे तैयारी कीजिएगा, मन लगा कर दोस्तों। इसमें किसी तरह से प्रयास कीजिएगा कि रिजल्ट ले आएँ। रिजल्ट आ नहीं जाएगा, जैसे बताएं कि आप 60% की बात करें कि 60% कम से कम सही कीजिएगा दोस्तों। 60% का अनुमान है कि दोस्तों रिजल्ट आ सकता है।
बाकी तो दोस्तों जरूरी नहीं कि 60% ही आएगा, अच्छे से अगर आप तैयारी करते हैं, रिविजन करते हैं, समय देते हैं दोस्तों, तो 60+ भी आपका जा सकता है। बाकी तैयारी अच्छे से कीजिए, मन लगा कर दोस्तों। धन्यवाद।